हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेवलिंग चैप्टर स्टार्ट किया और जब लेवलिंग स्टार्ट किया था उसमें कई सारे हम लोगों ने अलग अलग टर्मिनोलॉजी देखे। जो लास्ट टर्म मैंने डिस्कस किया था आपके साथ वो थी बेंचमार्क। मैंने आपको बताया बेंचमार्क इज एनी पॉइंट विच हैज अ नोन आरएल और यूजिंग दैट आरएल ऑफ एनी बेंचमार्क यू कैन फाइंड द आरएल ऑफ एनी अदर पॉइंट। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो कि किसी ग्राउंड पे किसी लोकेशन पे आपको बेंचमार्क मालूम है और आप किसी दूसरे लोकेशन का आरएल अगर पता करना चाहते हो तो आपको यह पता करना पड़ता है कि कोई भी दूसरा पॉइंट उस बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में कितना ऊपर या कितना नीचे है। दैट मींस एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू बेंचमार्क यू फाइंड इट। और वो एलिवेशन मालूम कैसे चलेगी? तो इस पर्टिकुलर एलिवेशन को कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से कोई भी पोजीशन कितनी ऊपर कितनी नीचे है, इसको जानने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में कई सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। इट कैन बी डंपी लेवल, इट कैन बी ऑटो लेवल, इट कैन बी थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, ऐसे कई सारे। लेकिन आपका जो इस चैप्टर में कंसर्न है वो है थियोडोलाइट। तो मैं अब यहां से थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का स्टार्ट करता हूं डिस्कशन। तो आप देखो यहां पे स्क्रीन पे आप देखो यहां पे हमने एक डायग्राम दिखा रखा है, एक फोटो दिखा रखा है विच इज ऑफ थियोडोलाइट। इसको जरा ध्यान से देखो, इसके कई सारे एलिमेंट्स हैं तो इसके पार्ट्स को बॉटम से लेकर के टॉप तक हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्राइपॉड। ठीक है, तो बेसिकली आपने एक ट्राइपॉड लगाया एंड ट्राइपॉड के ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। तो जब इसको सेट करोगे तो इसका बॉटम पार्ट जो नीचे देख रहे हो जो ट्राइपॉड के साथ सेट होती है। ठीक है, अब यहीं पे ये पहला पार्ट देखो जो सबसे नीचे लगी हुई है, दैट इज इन ट्रायंगुलर शेप, ऐसा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइवेट। ठीक है, जो सबसे बॉटम पे होती है वो होती है ट्राइवेट। और जैसा ट्रायंगुलर पे बॉटम में लगी है उसी के जैसा एक और भी ट्रायंगुलर शेप में है उसके ऊपर, उसका नाम है ट्राइबैच। आप देखो ये वाला बॉटम, ये जो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं उसको देखिएगा, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट। कहां चला गया? दिस, यहां देखो। दिस वन इज बेसिकली द ट्राइवेट। ये जो ट्रायंगुलर शेप में, तो आप एक साइड से देख रहे हो ना तो आपको एक साइड दिखाई दे रहा है, बाकी वो एक्चुअली ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, तो ये ट्राइवेट है और ट्राइवेट है ट्रायंगुलर शेप में। तो उसके 3 वर्टिसेस हैं, तीनों वर्टिसेस पे एक एक स्क्रू लगी होती है जिसका नाम होता है लेवलिंग स्क्रू। आप अगर यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पे देखो ब्लैक कलर की लेवलिंग स्क्रू लगी हुई है। सो यू हैव ट्राइवेट एट द बॉटम, देन यू हैव एट 3 वर्टिसेस वी हैव 3 लेवलिंग स्क्रू एंड देन एक और ट्रायंगुलर शेप का वैसा ही ट्राइवेट जैसा एक और भी होता है जो ऊपर में लगा होता है, उसको बोलते हैं ट्राइबैच, जिसके ऊपर यहां पे देखो नाम भी लिखा है। कहां चला जा रहा है ये? ठीक है, दिस वन, ये जो देख रहे हो आप, ये जो सबसे नीचे देखा वो क्या है? ट्राइवेट। उसके बाद 3 अलग अलग स्क्रू लगे हुए हैं जिसका नाम क्या है? लेवलिंग स्क्रू। और उसके बाद ऊपर में क्या है? ट्राइबैच। ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअली लेवलिंग अरेंजमेंट होती है, इससे हम लोग इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं। सॉरी, ये जो हमारा होता है अरेंजमेंट, इसको आप ऐसे समझिए कि इंस्ट्रूमेंट कहीं ऐसा ना हो कि वो इंक्लाइंड हो, ऐसे सेट ना हो जाए या फिर ऐसे सेट ना हो जाए, उसके लिए हमारे पास लेवलिंग स्क्रू होती है। तो आप इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली सेंटरिंग के बाद लेवलिंग करते हो। तो ये लेवलिंग करने से इंस्ट्रूमेंट अगर मान लो वर्टिकल प्लेन पे नहीं हुई, जो एक्सिस होती है इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस, वो अगर परफेक्टली वर्टिकल नहीं हुई तो उसको करेक्ट करने का तरीका होता है कि लेवलिंग स्क्रू को आप टर्न करते हो और टर्न करके उसके बाद इंस्ट्रूमेंट लेवल हो जाती है बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल, उसकी एक्सिस हो जाएगी। कौन सी एक्सिस? वर्टिकल एक्सिस। अभी क्या होती है वो उस पर भी आएंगे। तो मैंने अभी तक सिर्फ नीचे के कुछ पार्ट्स बताए हैं। ये है ट्राइवेट, ये है लेवलिंग स्क्रू जो 3 है नंबर्स में, और उसके ऊपर है ट्राइबैच। अब इसके ऊपर का जो अरेंजमेंट है ना, अब यहां पे काफी सारे अरेंजमेंट है, एक एक करके आपको सब समझना है। देखो थियोडोलाइट पढ़ने के लिए और समझने के लिए ना, इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उन सब को बहुत ही प्रॉपर्ली समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि ट्राइपॉड के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट सेट करोगे उसका सबसे पहला पार्ट ट्राइवेट है जो अटैच हो जाएगा, जो अटैच हो रहा है वो ट्राइवेट है। उसके बाद लेवलिंग स्क्रू है एंड फिर ट्राइबैच है। ठीक है, अब ट्राइबैच के ऊपर स्क्रू का अरेंजमेंट है और यहां पे स्क्रू 2 टाइप के हैं। ठीक है, अब यहां पे स्क्रू 2 टाइप के हैं, एक को बोलते हैं टैंजेंट स्क्रू और एक को बोलते हैं क्लैंप स्क्रू। अब ये टैंजेंट और क्लैंप क्या है तो आप ये समझ लो, जो सबसे आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो इंस्ट्रूमेंट में, तो आप ये समझो कि सबसे पहले हमारा ट्राइवेट हुआ, उसके बाद लेवलिंग स्क्रू आ गया, उसके बाद फिर हमारा ट्राइबैच आ गया एंड ट्राइबैच के ऊपर आओगे तब अब यहां पे स्क्रू स्टार्ट होता है, जो सबसे नीचे लगी है उसका नाम है लोअर क्लैंप। क्या बोलेंगे उसको? लोअर क्लैंप। ये मैंने क्या बोला, याद रखना है। ठीक है, तो बेटर ये होगा ना कि जो मैं समझाता जा रहा हूं ये डिस्कशन आपको काफी हेल्प करने जा रहा है, क्योंकि थियोडोलाइट से भी कई सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर ईएस उठा के देखोगे ना, यू विल गेट एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम थियोडोलाइट इटसेल्फ।
ठीक है। तो उन सबको कवर करने का तरीका क्या है कि जो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं अभी, बिल्कुल वैसे ही आप उसको लिखते चले जाओ। सो इस इंस्ट्रूमेंट का नोट साथ में बनाते जाइए आप, ठीक है। आपको मैं डायग्राम बनाने का भी मौका दूंगा, तो आप उसमें आराम से इंस्ट्रूमेंट को लिख भी लेना, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर पॉज करके यही सारे जो मैं इसमें बता रहा हूँ ना, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको प्रॉपरली लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, अरेंजमेंट देखते चले जाओ। सबसे पहले क्या बताया हमने, ट्राइवेट, फिर क्या है लेवलिंग स्क्रू, फिर क्या है ट्राई बैच, और उसके ऊपर आओगे तो अब स्क्रू का अरेंजमेंट चालू होता है। तो एक है लोअर क्लैंप जो नीचे लगी है, ठीक है, उससे ऊपर आओगे तो अपर क्लैंप। सो यू हैव टू डिफरेंट क्लैंप स्क्रू, लोअर क्लैंप एंड अपर क्लैंप। क्या इसका यूज है वो भी आगे देखेंगे, अभी सिर्फ एलिमेंट का नाम सीखो, ठीक है। सो नीचे हो जाएगी लोअर क्लैंप, फिर हो गई अपर क्लैंप, और वहीं पे दो प्लेट्स हैं। अब दो प्लेट्स वाली जो बात हमने बताई है वो ऐसे समझो कि एक नीचे ऐसे प्लेट है और एक ऊपर से ऐसे प्लेट है। ये दो प्लेट्स हैं, नीचे वाली प्लेट भी घूम सकती है, ऊपर वाली प्लेट भी घूम सकती है, ठीक है। अब नीचे जो दो क्लैंप स्क्रू है ना, वो उसी को लॉक करने के लिए होता है, मतलब जो प्लेट होती है उसको लॉक करने के लिए होता है, ठीक है। अब साथ में एक और भी चीज होगी, दो हमारी जो प्लेट है, नीचे वाली प्लेट जो है उसको बोलते हैं लोअर हॉरिजॉन्टल सर्कल, वी कॉल इट एज अ लोअर हॉरिजॉन्टल सर्कल, जो नीचे प्लेट लगी है ऐसे, और जो ऊपर लगी है उसको बोलेंगे अपर हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो नाम कितना आसान है याद रखना, लोअर हॉरिजॉन्टल सर्कल, अपर हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब इन दोनों का यूज भी साथ में सीख लो कि जो नीचे वाली प्लेट है वो मेन स्केल होती है, और जो ऊपर वाली प्लेट है वो वर्नियर स्केल होती है। आपको शायद दूसरा चैप्टर याद होगा जिसमें मैंने आपको वर्नियर स्केल सिखाया था। आप जानते हो ना कि एक मेन स्केल होती है और एक वर्नियर। कभी भी आप मेजरमेंट लेते हो तो बेसिकली एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हमें मेन स्केल और वर्नियर दोनों की जरूरत पड़ती है। तो थियोडोलाइट में जो दो प्लेट है ना, लोअर हॉरिजॉन्टल सर्कल, वो बेसिकली मेन स्केल की मार्किंग होती है उसके ऊपर। तो 360 डिग्री की मार्किंग की हुई है, और उसके ऊपर वाली जो प्लेट है उसका नाम ही है अपर हॉरिजॉन्टल सर्कल, और उसमें वर्नियर स्केल लगी हुई होती है, ठीक है। तो वो वर्नियर सर्कल उस पे आ गई। अब यहीं पे आप बॉटम से टॉप तक फिर से आओ। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ना उसको आप विजुअलाइज कीजिएगा और खुद से याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये टॉपिक ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, आपको प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा। इस टॉपिक में थियोडोलाइट में बहुत सारी चीजें आएंगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। और मैंने बताया कि नोट्स बनाते जाना और साथ साथ आप भी बोलते चले जाओ, ठीक है, कि कौन कौन सा पार्ट, पॉज करके आप विजुअलाइज करो कौन कौन से पार्ट्स हैं। मैं फिर से बोलता हूं, बॉटम से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो बॉटम में सबसे पहले ट्राइवेट, फिर क्या गया लेवलिंग स्क्रू, 3 वर्टिसेस पे 3, ठीक है, उसके ऊपर ट्राई बैच, और उसके ऊपर लोअर क्लैंप, उसके ऊपर अपर क्लैंप, और उसके ऊपर प्लेट, कौन सी, लोअर सर्कल, लोअर हॉरिजॉन्टल यूज्ड फॉर मेन स्केल, उसके ऊपर अपर, वो उसके किसके लिए यूज होगी, दैट इज वर्नियर। और दो प्लेट्स जो है ना लोअर और अपर, इन दोनों में एक एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्क्रू लगे होते हैं। और वो चीज अब यहां पे फोटो में देखो आप, यहां पे देखो ये है ट्राइवेट लेवलिंग स्क्रू ट्राई बैच, और उसके नीचे आर यू एबल टू सी देयर इज अ वन क्लैंप हियर, दिखाई दिया क्लैंप। तो ये जो क्लैंप है इसको बोलते हैं हम लोग लोअर क्लैंप। और उसके बाद आप प्लेट देखो, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो नीचे एक व्हाइट कलर की एक प्लेट नजर आ रही है, दिस लुक एट दिस व्हाइट कलर की प्लेट, वो है हमारी लोअर हॉरिजॉन्टल सर्कल। और ऊपर जो देख रहे हो ग्रीन कलर की, ये है हमारी अपर हॉरिजॉन्टल सर्कल। और इन दोनों ही प्लेट्स में टेंजेंशियल में एक एक स्क्रू लगे हुए हैं। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पे एक स्क्रू आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्क्रू देख रहे हो जो टेंजेंशियली टू द प्लेट है उसको बोलते हैं टेंजेंट स्क्रू। क्या बोलोगे उसको, टेंजेंट स्क्रू। अब दोनों प्लेट की है तो एक हो जाएगी टेंजेंट स्क्रू ऑफ लोअर प्लेट और एक हो जाएगी टेंजेंट स्क्रू ऑफ अपर प्लेट। तो आप ये समझ बस या ध्यान रखो कि कभी भी जब हम लोग बात करेंगे तो हर एक चीज का दो दो अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है। बॉटम से टॉप तक आओ, आप बताओ ट्राइबैच एंड ट्राइवेट दो चीजें थी, ठीक है, लेकिन उसके बीच में जो स्क्रू थी वो 3 थी। उसके ऊपर आ जाओ क्लैंप स्क्रू भी 2 है, और उसके ऊपर आ जाओ तो टैंजेंट स्क्रू भी 2 है, हॉरिजॉन्टल सर्कल भी 2 है। कौन कौन से, लोअर एंड अपर, एक है मेन के लिए और एक है वर्नियर के लिए। अब उसके ऊपर आ जाओ तो वर्नियर वाली प्लेट में दो दो ओपनिंग छोड़ी गई है जहां से आप रीडिंग लेते हो। देखो रीडिंग लेने के लिए ना डायरेक्टली ऐसे दिखाई नहीं देगा, आप देखो यहां पे रीडिंग लेने के लिए यहां पे एक ओपनिंग छोड़ा गया, इसको बोलते हैं वर्नियर विंडो। तो ये जो वर्नियर विंडो देख रहे हो, जैसे इस साइड से आपको वर्नियर विंडो दिखाई दी ना रीडिंग लेने के लिए, ठीक इसी तरीके से यू हैव वर्नियर विंडो अदर साइड आल्सो। तो जैसे आप यहां पे देख रहे हो, जैसे मैंने बताया था दिस पार्ट, दिस एंड दिस, अब यहां पे ये टैंजेंट स्क्रू बताया, तो ये जो देख रहे हो वर्नियर विंडो, ये वाली वर्नियर विंडो, इसके उस साइड एक और वर्नियर विंडो बिल्कुल इसी के जैसा है, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर विंडो ए एंड वर्नियर विंडो बी। ठीक है, 2 वर्नियर विंडो हैं और रीडिंग आपको हमेशा दोनों में ही लेना पड़ता है। ठीक है, सो वी ऑलवेज टेक द रीडिंग टू बोथ।
ठीक है, तो यहां पे ये वर्नियर विंडो पे रीडिंग लिया, फिर यहां पे वर्नियर विंडो पे रीडिंग लिया, तो अभी आपने हॉरिजॉन्टल सर्कल पे रीडिंग लिया है, तो इस वाले रीडिंग से आपको हॉरिजॉन्टल एंगल की वैल्यू मालूम चले पर यहां पे चल जाएगी। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल एंगल यहां से मिल गई और वहां से भी मिल गई, दोनों का एवरेज करते हैं। क्या है टेक्निक एवरेजिंग का, आगे पढ़ेंगे उसको। मैंने क्या बोला, सबसे पहले सिर्फ ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है वो देखते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा ट्राइवेट, ये रहा लेवलिंग स्क्रू, ट्राई बैच, लोअर क्लैंप, अपर क्लैंप, उसके बाद लोअर प्लेट, अपर प्लेट, फिर है टैंजेंट स्क्रू, और उसके ऊपर जो हमारी वर्नियर वाली सर्कल है उस वर्नियर पे दो ओपनिंग है जिसको बोलते हैं वर्नियर विंडो ए एंड वर्नियर विंडो बी। और वहीं पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे ना तो यहाँ पे एक बबल ट्यूब नजर आएगी। हियर इज वन बबल ट्यूब, और इस वाले बबल ट्यूब को हम लोग प्लेट बबल कहते हैं। ठीक है, आप इसको या तो कह लो प्लेट बबल ट्यूब, या फिर कई बार इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है प्लेट बबल। तो प्लेट बबल अगर कहीं पे लिखा दिखाई दे तो समझ लेना कि इसी वाले बबल ट्यूब की बात कही जा रही है। तो प्लेट बबल में अगर बबल सेंटर पे आ गई ना तो ये जो प्लेट है ना हॉरिजॉन्टल वाली, वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। यही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सो ये हमारी प्लेट बबल। अब क्या है, उस प्लेट बबल से आगे आओ तो मैं आपको दिखाऊं दिस पार्ट। आर यू एबल टू सी दिस पार्ट? ठीक है, इसका शेप देखो ए जैसा दिख रहा है ना, ए। तो जैसा इधर से एक फ्रेम बना है, इधर से भी एक फ्रेम बना है, और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, है ना। इसको बोलते हैं ए फ्रेम। ए फ्रेम शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है एलिडेड फ्रेम। तो बेसिकली ये दोनों इस तरीके से, नीचे एक प्लेट है जो लगी हुई है और उस प्लेट के ऊपर दो ए फ्रेम ऐसे लगी हुई है। ठीक है, और ये दोनों साथ में ऐसे घूमते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज ए फ्रेम एंड दिस वन इज ऑल्सो ए फ्रेम, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हो, दिस वन इज ए फ्रेम। सो ये भी एक ए फ्रेम है और इधर से देख रहे हो वो भी एक ए फ्रेम है। आपने देखा ए फ्रेम। अब चलो ए फ्रेम से क्या क्या चीजें कनेक्टेड है वो देखते हैं। अब ए फ्रेम पे आ जाओ तो ए फ्रेम से सबसे पहले एक सर्कल लगी है, ये ध्यान से देखो, ये वाला सर्कल। इस सर्कल का नाम है वर्टिकल सर्कल। ठीक है, क्या बोलोगे? वर्टिकल। ए फ्रेम के ऊपर सारी अरेंजमेंट वर्टिकल एंगल के मेजरमेंट के लिए होती है। मतलब कि ये वाली चीजें ना आपको वर्टिकल एंगल देगी और नीचे जो प्लेट्स लगा है वो हॉरिजॉन्टल एंगल। आपको जानना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ थियोडोलाइट क्या है। जो थियोडोलाइट है इंस्ट्रूमेंट, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों यूज करते हो उसको? तो बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव इसके दो ही हैं। एक तो है कि हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट हो जाता है और दूसरा वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है, हालांकि चूंकि आपके पास टेलीस्कोप है और लाइन ऑफ साइट आप एस्टैब्लिश करते हो, यूजिंग दैट यू कैन डू द लेवलिंग एंड यू कैन टेक द स्टाफ रीडिंग आल्सो। ठीक है, सो लेवलिंग में आप इसका यूज कर लेते हो। तो मैं इसका कंप्लीट डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, सो मैंने यहां से दिखाया कि ये है, सबसे पहले ये ट्राइवेट है, फिर ये लेवलिंग स्क्रू है, ये और एक उस साइड होगी, और ये हमारा ट्राई बैच है, उसके ऊपर ये क्लैंप स्क्रू है लोअर, फिर अपर एंड फिर टैंजेंट स्क्रू है, और उसके बाद लोअर प्लेट है, अपर प्लेट है। अपर प्लेट पे दो दो विंडो है जिसको बोलते हैं वर्नियर विंडो, और उसके बाद एक बबल ट्यूब है जिसको बोलते हैं हम लोग, ये वाली बबल ट्यूब को क्या बोलेंगे? दिस इज द प्लेट बबल ट्यूब। एंड फिर दो एलिडेड फ्रेम है जो आप यहां पे देख पा रहे हो, दो एलिडेड फ्रेम। सो दिस इज वन इज एलिडेड फ्रेम, दिस इज टू डिफरेंट एलिडेड फ्रेम, और दोनों एलिडेड फ्रेम के बीच में एक अरेंजमेंट है, एक वर्टिकल सर्कल लगी हुई है। सो दिस वर्टिकल सर्कल हैज अ मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल एज वेल। तो ये जो सर्कल देख रहे हो ना, ठीक है, अब इसमें भी एक टेलीस्कोप अटैच्ड है। ये जो देख रहे हो दिस वन इज द टेलीस्कोप पार्ट, यू कैन सी दिस। अब इस टेलीस्कोप में ये जो पार्ट देख रहे हो दिस वन इज एक्चुअली द आई पीस। आप जब रीडिंग लोगे ना तो आपको देखना इस साइड से पड़ता है, तो इसका नाम है आई पीस। जो आपके आई के साइड हो, जहां से आप देख रहे हो, वो आई पीस है, और जिधर ऑब्जेक्ट है वहां पे एक लेंस लगी है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी आई पीस और ये हो जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आप इस बात को समझो कि टेलीस्कोप है और साथ साथ एक वर्टिकल सर्कल है, बोथ आर अटैच्ड टू ईच अदर। ठीक है, नाउ इफ यू टर्न द टेलीस्कोप समथिंग, जैसे मान लो टेलीस्कोप है और ये सर्कल है, अगर टर्न करोगे तो ये साथ में टर्न ऐसे करती है। ठीक है, कुछ ऐसे टर्न करेगी। सो ये टेलीस्कोप यहां से ऐसे घूम सकती है लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा टेलीस्कोप है। सो हमने आपको पार्ट्स के नाम बता दिए, ये हो जाएगी आई पीस, ये हो जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और ये है वर्टिकल सर्कल। अब एक चीज और है जो आपको यहां पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो वर्टिकल सर्कल के उस साइड है, और वो है एक और बबल ट्यूब, उसका नाम है अल्टीट्यूड बबल ट्यूब। अब आप सोचो कि जो टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप के साथ साथ एक बबल ट्यूब अटैच्ड है जो कि इस वर्टिकल सर्कल पे है, और वो बबल ट्यूब में अगर बबल सेंटर पे आ गई तो ये जो टेलीस्कोप है ना बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, मतलब कि आप ऐसे समझो कि टेलीस्कोप है और एक बबल ट्यूब साथ में अटैच्ड है वर्टिकल सर्कल के साथ। तो आप अगर टेलीस्कोप ऐसे टर्न करोगे ना तो बबल ट्यूब में बबल का पोजीशन भी ऐसे मूव कर रहा होगा। तो
अगर बबल अल्टीट्यूड बबल ट्यूब के अंदर अगर बबल सेंटर पे आ गई, इफ यू हैव अ बबल एग्जैक्टली एट द सेंटर इन द अल्टीट्यूड बबल ट्यूब, दैट मीन्स this particular telescope and the line of sight due to this will be perfectly horizontal. So line of sight इसके कारण जो होगी ना वो perfectly horizontal हो जाएगी. So ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि इसके कारण ये हमारी आईपीस है और ये हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस है. अब यहीं पे देखो लाइन ऑफ साइट का मतलब बस इतना समझो कि सेंटर ऑफ आईपीस और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करने वाली जो लाइन होगी ना, ये वाली लाइन जो पास करें, यही हमारी लाइन ऑफ साइट होती है. लाइन ऑफ साइट कह दो या लाइन ऑफ कॉलिमेशन कह दो. तो ये जो लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बनाने का एक ही जरिया एक ही तरीका है कि अल्टीट्यूड बबल ट्यूब के अंदर बबल शुड बी एट द सेंटर पोजीशन. ठीक है. अब यहीं पे अब मैं इसको वापस लेकर आता हूं. आप देखो यहां पे मैंने सारे पार्ट्स आपको बॉटम से लेकर के टॉप तक समझा दिए हैं. एक बार समराइज करते हैं सारा पार्ट. ये सारा पार्ट याद होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को. आगे का डिस्कशन बहुत लंबा है. ठीक है. थियोडोलाइट में डिस्कशन काफी लंबा है, तो थियोडोलाइट के हर एक चीज को समझने के लिए आपको हर एक एलिमेंट को समझ लेना जरूरी है. तो मैं अब लास्ट टाइम इसको समराइज कर रहा हूं अच्छी तरीके से. आप भी इसको अपने दिमाग में खुद से याद करने की कोशिश करो अब. ठीक है. दिस वन is trived, then we have leveling screw, then we have tri-batch, then we have lower clamp, then we have upper clamp, then we have tangential screw to both the plates, and the bottom plate is lower horizontal circle used for main scale. Upper one is the upper horizontal circle used for vernier scale. How many vernier window do we have? 2, that is vernier window A and vernier window B, and then ये क्या है? प्लेट बबल ट्यूब. एंड देन यू हैव एलिडेड फ्रेम, दैट इज 2 different A frame we have, and using this we have one vertical circle in which the main scale and vertical scale arrangements are there. ठीक है. Along with that we have one telescope. Telescope has 2 different end. The first end is this one, is called as the eyepiece, and this one is the objective lens, and then line passing through this is called as the line of sight. And then along with this, on this particular vertical circle we have one more bubble tube, and that has a name. It is called as the this altitude bubble tube. ये पूरा हमने आपको एलिमेंट्स बता दिए जो अपने काम की चीजें सारी कुछ. ठीक है. अब इन सबको सबसे पहले स्लाइड में तो ये मैं बोलूंगा कि इन सबको अच्छे से याद रखना है, और इसके बाद अब कुछ और भी चीजें स्टार्ट होती हैं, लेकिन अब जो भी मैंने यहां पे बोला ना वो सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं. ठीक है. अब यहां से देखो आप, और आप इसको यहां से साथ में लिखते भी चले जाइए. सो आप देखो ये है ट्राइपॉड. ट्राइपॉड के ऊपर है ट्राइपॉड हेड, जिसके साथ क्या कनेक्ट हुआ है? ट्राइवेट. और ट्राइवेट से देखो कनेक्ट करता हुआ क्या है? लेवलिंग स्क्रू है. और उसके बाद हमारे पास है ट्राई बैच, एंड ट्राई बैच के साथ अब जो जहां पे स्क्रूज वगैरह लगे होते हैं ना उसको स्पिंडल कहा जाता है. स्पिंडल का क्या कॉन्सेप्ट है आगे पढ़ेंगे हम लोग. तो वहीं पे स्पिंडल लिखा हुआ, इनर स्पिंडल एंड ऑल, आउटर स्पिंडल. और वहीं पे देखो ये है लोअर हॉरिजॉन्टल, लोअर प्लेट एंड वर्नियर. ये हमारा लोअर प्लेट जो मेन स्केल के लिए, और ये हमारा अपर प्लेट जिसमें वर्नियर लगी हुई है. और वहीं पे देखो प्लेट बबल ट्यूब, और यहाँ देखो ये है आई पीस, और ये है वर्टिकल सर्कल यहाँ पे अरेंजमेंट. एंड दिस वन एक्सिस की बात बाद में करेंगे. और अल्टीट्यूड बबल ट्यूब यहाँ पे लगी हुई है, एंड देन यू कैन सी ऑब्जेक्टिव लेंस एंड वर्टिकल सर्कल. तो आप इसका सबसे पहले आप इस चीज को बना लीजिए और साथ में लिख लीजिए. मैं फ्रेम से हट जा रहा हूं, आप इसको पॉज करके लिख लो. नाउ नेक्स्ट इसके ऊपर अब इसको भी कंप्लीट कर लीजिए. दिस. ठीक है. सो अब यहां से मैंने जो कुछ भी आपको यहां पे समझाया है, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पे. मैंने आपको बोला कि ये एलिमेंट तो आपको पता होने ही चाहिए. ठीक है. थियोडोलाइट के डिस्कशन में ना इसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है. अब हमें लेवलिंग चैप्टर पढ़ना है, लेकिन लेवलिंग चैप्टर में चूंकि हम लोग यूज करते हैं थियोडोलाइट का, ठीक है, इसलिए थियोडोलाइट से रिलेट करते हुए जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो अब क्या है, मैं उसी चीज को दोबारा दिखा रहा हूं. अब इसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो नाउ लुक एट दिस. सबसे पहले यहां से दिखाऊं, ये बॉटम पे लेवलिंग हेड असेंबली है. आपको ये वाली चीज दिखाई दे रही होगी, इट इज लेवलिंग हेड असेंबली. तो बॉटम पे ये जो देख रहे हो वो क्या है? ऑफ कोर्स ट्राइवेट है, फिर स्क्रूज लगे हुए हैं लेवलिंग स्क्रू, एंड फिर क्या है? ट्राई बैच है. ये हमारी लेवलिंग हेड असेंबली है. उसके बाद 2 प्लेट्स हैं, लोअर प्लेट एंड ये अपर प्लेट.
ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली व्हिच विल गिव यू द हॉरिजॉन्टल एंगल। एट द upper horizontal circle there is one bubble tube, you know the name of this also, it is known as the plate bubble, and then we have two different allied frame, ठीक है, और यही allied frame यहां से यहां तक है। इस allied frame में जो स्क्रूज लगे हुए हैं उसके थ्रू एक देखो बबल ट्यूब कनेक्टेड है यहां पे, ठीक है, ये बबल ट्यूब कनेक्टेड है, और इसके साथ साथ एक और भी चीज है और ये है वर्टिकल सर्कल, और यहां पे देखो ये टेलीस्कोप है, ठीक है, यही चीज हमने आपको दिखाया था। अब ये जो मैंने आपको समझाया, अब इसके बाद अगला डिस्कशन जो होता है ना वो होता है एक्सिस का। अब ये एक्सिस वाली बात समझना बहुत जरूरी है। अब अभी तक जो मैंने बताया वो सिर्फ एक एलिमेंट का डिस्कशन था, अब मैं टॉपिक यहां से शुरुआत करता हूं। तो आपका जो थियोडोलाइट का टेक्निकल टॉपिक है वो अब यहां से शुरू होता है। सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल लाइंस की, जो कि अगले स्लाइड पे है, फंडामेंटल लाइंस, ठीक है। तो फंडामेंटल लाइंस पे हम लोग जाएंगे तो अगले स्लाइड पे भी दिखाऊंगा, कई सारे टर्मिनोलॉजी हैं, फिर फंडामेंटल लाइंस हैं, लेकिन उसी फंडामेंटल लाइन को मैंने यहां पे भी बताने की कोशिश की है ताकि आप डायग्राम के थ्रू ही समझ जाए। सो आप समझना इस फंडामेंटल लाइन को यहां से अगर देखोगे तो ये ज्यादा बेटर तरीके से आइडिया लग जाएगा आपको इसी वाले डायग्राम से। सो यहां पे आई विल ड्रॉ समथिंग एंड आई विल शो यू, लुक एट दिस। देखो फंडामेंटल लाइंस में सबसे पहले आपको समझना है कि आप जानते हो कि ये वाली जो पार्ट है ना, ये जो हमारी टेलीस्कोप है, ये सॉरी ये थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट के नीचे ना जो हमारी ट्राइवैच वाली पोजीशन है वहां पे एक हुक लगी होती है, इसमें दिखाया भी था, यहाँ पे देखो एक हुक लगी हुई है, और वही वो हुक है जिससे आप प्लम बल्ब को कनेक्ट करते हो ताकि आपको सेंटरिंग कर सको और इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन ग्राउंड पे पता कर सको। उस प्रोसीजर को हम लोग सेंटरिंग कहते हैं। तो नाउ जैसे ही सेंटरिंग करोगे ना तो आपको प्लम्ब लाइन मिलेगी, और उसी प्लम्ब लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करो, यू विल सी समथिंग लाइक दिस, लुक एट दिस। ये जो देख रहे हो आप, दिस पर्टिकुलर इट इज नोन एज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो प्लम्ब लाइन से कनेक्ट होती है, ये हमारी कहलाती है वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आप पहले ये सोचो कि इस एक्सिस के अबाउट पूरी थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घूम सकती है। आप ना सिर्फ विजुअलाइज करने की जरूरत है आपको, the axis about which the whole theodolite can turn on horizontal plane is known as the vertical axis। यही हमारी vertical axis है थियोडोलाइट की। तो ये vertical axis के अबाउट ये पूरा ऐसे सर्कल घुमा दो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि थियोडोलाइट लेवल्ड नहीं होता है, तो ये जो हमारी प्लेट लेवल है, प्लेट लेवल का काम क्या है कि टेलीस्कोप जो हमारी पूरी अरेंजमेंट है थियोडोलाइट की उसको परफेक्टली वर्टिकल एक्सिस पे अलाइंड कर देना, ठीक है। जो एक्सिस है इंस्ट्रूमेंट की, दैट एक्सिस मस्ट बी अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेविटी। जो हमारी प्लम्ब लाइन है ना, प्लम्ब वाली थ्रेड की लाइन, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे होनी चाहिए, और इस बबल के थ्रू आप वही काम करते हो। तो इसका नाम हमने बताया, क्या नाम है इसका? वर्टिकल एक्सिस। अगला एक्सिस बताता हूं, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये है क्या उसको समझो। यहां पे आप ये समझो कि ये टेलीस्कोप है और ये एक पॉइंट है, तो जैसा इधर एक लॉक लगा हुआ है ना इस वाले एलईडी फ्रेम पे, इसके उधर वाले एलईडी फ्रेम पे भी एक लॉक लगा हुआ है, और उसके अबाउट मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये टेलीस्कोप पूरी ऐसे घूम जाएगी। एक मार्क कर देना। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये है, अब आपको शायद दिखाई दे रहा हो, ये मान लो कि टेलीस्कोप है, ठीक है, और इस टेलीस्कोप में कैन आई से कि ये ऐसे घूम सकती है टेलीस्कोप। तो आप ना टर्निंग का डायरेक्शन देखो कि ये यहां से टेलीस्कोप ऐसा है एंड द टेलीस्कोप कैन टर्न समथिंग लाइक दिस। तो आप पहले ये सोचो कि टर्निंग का डायरेक्शन क्या है, ये जो मूवमेंट है वो कौन से प्लेन पे है। टेलीस्कोप का मूवमेंट, जो टेलीस्कोप ऐसे मूव करेगी, कौन से प्लेन पे मूव कर रही है? तो आप बोलोगे प्लेन ऑफ मूवमेंट इज वर्टिकल। ये हमारी प्लेन जिस पे ये मूव कर रही है कौन सी है? वर्टिकल। लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है वो हॉरिजॉन्टल है। तो अब मैं आपको विजुअलाइज करता हूं कि एक्सिस कैसा है। देखना, ये जैसे मान लो एलईडी फ्रेम और ये भी एलईडी फ्रेम, सो इट इज नाउ मूविंग समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये वाला जो एक्सिस होगा ना जिसके अबाउट टेलीस्कोप ऐसे मूव कर रही है, तो टेलीस्कोप के मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा, लेकिन एक्सिस कैसा? ऐसा, ठीक है। तो दिस एक्सिस, ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्सिस, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसके अबाउट ये मूव कर रही है। विजुअलाइज कीजिए आप। एक है वर्टिकल एक्सिस, और टेलीस्कोप जिसके अबाउट मूव कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कुछ और भी नाम हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही हम लोग बोलते हैं ट्रूनियन एक्सिस, ठीक है। ट्रूनियन एक्सिस याद रखना, क्योंकि इसका जिक्र ना क्वेश्चन में कई बार करता है। ट्रूनियन एक्सिस, तो वो यही लेवल है ट्रूनियन एक्सिस, ठीक है।
चलो ये दो एक्सिस हो गया। अब मैं तीसरा चलता हूं। कभी भी ना किसी भी बबल ट्यूब की बात करते हैं, कितने बबल ट्यूब देखे आपने? दो। एक बबल ट्यूब यहां पे जिसका नाम था प्लेट बबल, और एक बबल ट्यूब यहां पे इसके पीछे उस साइड, ठीक है, इसका नाम है अल्टीट्यूड बबल। तो आपके पास प्लेट बबल और दूसरा है अल्टीट्यूड बबल। दोनों ही बबल ट्यूब पे आप एक चीज समझो जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, आप विजुअलाइज करना है। ये बबल ट्यूब का ना ऐसे होता है डायरेक्शन, ये बबल ट्यूब का टॉप ऐसा होता है और ये है बबल ट्यूब का सेंटर, ठीक है। सो आप सोचो यहीं पे अगर मैं बोलूं कि बबल ट्यूब है और इस बबल ट्यूब में इफ आई आस्क यू कि ये यहाँ पे आप समझना जरा, यहाँ पे दिस आई कैन मार्क कि ये टॉप है बबल ट्यूब का एंड हियर देयर इज वन एक्सिस। तो इस एक्सिस को दिस इज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है। सो आप ये समझो कि ये बबल ट्यूब है, यहाँ पे बबल कुछ ऐसा है और उसके टॉप पे जो हमारी सेंटर वाली पोजीशन है ना, वहां पे एक टेंजेंट ले लो आप। द टेंजेंट एट द इंडेक्स पॉइंट ऑफ द बबल ट्यूब इज नोन एज द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। और ध्यान रखना कि ये एक्सिस ऑफ, कितने सारे बबल ट्यूब थे हमारे पास? दो। तो एक्सिस कितने बने? दो, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो अब मैं वापस आता हूं इस डायग्राम पे एंड आई विल शो यू। देखो मैं बोलूं एक तो वर्टिकल एक्सिस हो गई और एक हॉरिजॉन्टल, तो आप पहले इन दोनों को कंक्लूड कर दो। वर्टिकल एक्सिस वो है जिसपे पूरी थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर सकती है, दैट इज वर्टिकल एक्सिस। एक्सिस वर्टिकल है और मूवमेंट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मान लो थियोडोलाइट है, ऐसे अगर ये टेलीस्कोप को ऐसे मूव कर रहे हो, जैसे मान लो दिस इज द थियोडोलाइट एंड इट इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, तो एक्सिस तो वर्टिकल हुई ना ऐसे, ठीक है। सो द मूवमेंट इज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मूवमेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, लेकिन एक्सिस कौन सी, किसके अबाउट? वर्टिकल एक्सिस है। सिमिलरली टेलीस्कोप की मूवमेंट हो रही है वर्टिकल प्लेन पे, लेकिन वो एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों एक्सिस मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं यहीं पे कि हमने दो तरह के बबल ट्यूब समझाए थे, एक थी अल्टीट्यूड और एक थी प्लेट। तो अल्टीट्यूड बबल ट्यूब है, उसके टॉप पे एक टैंजेंट ले लो तो वो कहला जाएगी अल्टीट्यूड बबल ट्यूब की axis of altitude bubble tube. Similarly, we have one more bubble tube we call it as a plate bubble tube, और इसके ऊपर जो एक्सिस होगी वो हो जाएगी एक्सिस ऑफ प्लेट बबल। तो एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड बबल एंड एक्सिस ऑफ प्लेट बबल। और एक आखिरी लाइन है जो मैंने बता भी दिया था आपको, फिर से बता रहा हूं, दैट इज लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या है उसको यहां पे देखो जरा, मैं लाइन ऑफ साइट दिखाता हूं कि ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, इन सब को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन सोचो, इट इज समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो, ये हो जाएगी वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये यहां से हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये है लाइन ऑफ साइट और दो एक्सिस। अब इसको ना मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन अब ना थोड़ा सा बिना डायग्राम देखे हुए विजुअलाइज करो आप, ठीक है। ये तो डायग्राम वाली बात हो गई, जरा यहां से मूव करते हैं और इसको विजुअलाइज करो, इसको विजुअलाइज करो। सो नाउ सोचो जरा कि मैंने आपको जो भी समझाया है उसको सिर्फ विजुअलाइज, क्योंकि ये ना पूरा थियोडोलाइट आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा बिल्कुल, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी, कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं आपको। इनफैक्ट आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर्वेइंग में किसी इंस्ट्रूमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं तो वो थियोडोलाइट ही है, और इसीलिए मैं इतना ज्यादा समझा रहा हूं आपको, ठीक है। चलो अब मैंने आपको कई सारे एलिमेंट बताए हैं, थोड़ा सा ना एक्सिस वाली बात को विजुअलाइज करते हैं, वो किस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। सोचना जरा, vertical axis is like this, horizontal axis is like this because telescope is turning like this, horizontal axis, so vertical axis is like this, horizontal axis is like this, ठीक है। तीसरा, प्लेट बबल कहां पे होगी? नीचे वाले प्लेट पे, मतलब हॉरिजॉन्टल पे, और उस पे एक एक्सिस, प्लेट बबल की एक्सिस, और एक है अल्टीट्यूड बबल जो कि वर्टिकल सर्कल के पास में है और उस पे एक्सिस वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप की लाइन ऑफ साइट, आप तो उसको टर्न कर सकते हो ना, टेलीस्कोप टर्न करोगे तो आपको लाइन ऑफ साइट उस तरीके से नजर आ जाएगी, ठीक है। चलो सब मिलाकर के हमारे पास 5 ही लाइन है, इस 5 लाइन को हम लोग फंडामेंटल लाइन के नाम से जानते हैं।
ठीक है, ये 5 लाइंस हैं, इस 5 लाइन को हम लोग फंडामेंटल लाइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको, मैंने क्या बोला था, विजुअलाइज करो। और अगर आपने विजुअलाइज किया है तो मैं आपको सवाल पूछता हूं, अपने मन में आप आंसर करना, सोचना कि जो मैं बोल रहा हूं। आपको करना क्या है, जो भी लाइंस आपने विजुअलाइज किया है उस लाइंस के बीच का सिर्फ एंगल सोचना है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन, आप बताओ, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल बी एट व्हाट एंगल? वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, व्हाट एंगल? ऑफ कोर्स 90। ठीक है, आगे आप बता दो वहीं पे। अगर मैं बोलूं कि अगर अल्टीट्यूड बबल ट्यूब में बबल सेंटर पे है, सोच के, अल्टीट्यूड बबल ट्यूब में बबल सेंटर पे है, ठीक है, अब वहीं पे सोचो, एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड बबल एंड लाइन ऑफ साइट, एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड बबल एंड लाइन ऑफ साइट, एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड बबल एंड लाइन ऑफ साइट, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तीसरा, आप बता दो, वर्टिकल एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ प्लेट बबल, वर्टिकल एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ प्लेट बबल एट व्हाट एंगल? राइट एंगल, सिंपल। ठीक है, सो इस तरीके से आप पता कर पा रहे हो, है ना। सो वहीं पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब टेलीस्कोप जिस प्लेन पे मूव कर रही थी वो क्या थी? वर्टिकल, और एक्सिस क्या थी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एंड अल्टीट्यूड लेवल, ठीक है, तो आप बता दो, ये एक्सिस है और अल्टीट्यूड लेवल दोनों राइट एंगल। ठीक है, तो आप अगर समराइज करोगे ना तो सब के सब राइट एंगल पे ही होते, एक को छोड़ करके, और वो है लाइन ऑफ साइट एंड एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड लेवल, ये दोनों पैरेलल होते हैं, बाकी सब राइट एंगल पे है। सो सब मिला के 4 पॉइंट्स होते हैं, चारों पॉइंट मैंने लिख भी रखा है और मैंने आपको समझा भी दिया है। तो आप याद रखिएगा, इन सब का नाम है, जितने भी हमने चीजें बताए ना आपको, इन सबको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल लाइंस। 5 एक्सिस थे, इस पांचों को बोलते हैं फंडामेंटल लाइंस। इसका जिक्र कई बार होगा अभी, ठीक है, इसलिए मैंने शुरुआत यहां से की है। अब मैंने ये स्लाइड आपको बता दिया, अब इसी चीज को ना यहां पे थोड़ा सा विजुअलाइज करना इस डायग्राम के थ्रू। लुक एट दिस एक्सिस शुड बी कॉल्ड एज, ये जो एक्सिस है ना, इसको देखो, बताओ ये इसको क्या कहा जाना चाहिए? तो आप बोलोगे इट शुड बी वर्टिकल एक्सिस, ऑफ कोर्स, लिखा हुआ है उसका नाम। फिर आगे देखो, ये है प्लेट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल, और उसके ऊपर एक हमने बबल ट्यूब दिखाया, तो इस वाले बबल ट्यूब का नाम क्या होना चाहिए? प्लेट बबल। और इसके एक्सिस का नाम क्या होना चाहिए? एक्सिस ऑफ प्लेट बबल। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। फिर आगे बढ़ो, एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से एक लाइन पास कर रही है, इसका नाम क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइट। आईपीस से ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, ये हमारी क्रॉसहेयर है इधर ऑप्टिकल। और वहीं पे देखो एक लिखा हुआ ट्रूनियन एक्सिस, आप तो जानते हो ना, ट्रूनियन एक्सिस का एक और भी नाम था, क्या? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और वहीं पे ये वाले सर्कल वर्टिकल सर्कल, और उसके ऊपर एक बबल ट्यूब, तो इसकी एक्सिस का नाम क्या है? एक्सिस ऑफ प्लेट बबल, ठीक है। और ये बबल ट्यूब का नाम क्या था? अल्टीट्यूड बबल ट्यूब, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कई सारे टर्मिनोलॉजी हैं, अब एक एक करके मैं सारे टर्मिनोलॉजी को आपको यहाँ पे दिखाता हूं, आप अपने नोट्स में लिखते भी चलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टर्मिनोलॉजी हियर। सबसे पहला प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटरिंग। सेंटरिंग का मतलब हालांकि मैंने आपको बता दिया है क्या होती है सेंटरिंग, तो आपको ये बताया मैंने कि जब भी कभी थियोडोलाइट को आप किसी ट्राइपॉड के ऊपर सेट करते हो तो उसके नीचे एक हुक लगी होती है, और हुक से हम लोग प्लम बॉब को हैंग करते हैं। तो जो प्लम बॉब वाली हमारी लाइन होती है, उसी लाइन को एक्सटेंड कर दो, दैट इज नोन एज द एक्सिस ऑफ वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट। और उस प्लम बॉब से काम क्या किया आपने? प्लम बॉब को हैंग करने के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट के सेंटर को जमीन पर सेट किया। तो सेटिंग आउट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सेंटर टू द ग्राउंड, वी डू इट थ्रू an instrument, it is called as the plumb bob, and the process of shifting the center position of instrument to the ground is called as the centering. पढ़िए यहाँ पे, process of setting up instrument exactly over the station, ठीक है, this process is called as the centering and we use the instrument called plumb bob. आगे देखो, वर्टिकल और एजिमुथ एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस थी ना उसी को एजिमुथ एक्सिस भी बोलते हैं। पढ़िए यहाँ पे, एक्सिस अबाउट विच द इंस्ट्रूमेंट रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। आगे पढ़ो, हॉरिजॉन्टल और ट्रूनियन एक्सिस, ठीक है, एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप एंड द वर्टिकल सर्कल रोटेट्स इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन पे मूव करेगी, लेकिन एक्सिस क्या है उसका? हॉरिजॉन्टल, और उसी को क्या बोलेंगे? ट्रूनियन। आगे पढ़ो, लाइन ऑफ साइट कह लो या लाइन ऑफ कॉलिमेशन कह लो, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। सो लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि बता चुका हूं, दिखा भी चुका हूं। आगे अब जो प्रोसेस देखने जा रहा हूं ना, अब जो अगला टर्म आ रहा है, उस अगले टर्म को समझने से पहले कुछ प्रोसीजर आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सपोज विजुअलाइज दिस इज टेलीस्कोप। आपने क्या किया, ये वाला जो टेलीस्कोप का पार्ट है ना, जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसको मान लो ऑब्जेक्टिव लेंस है,
और ये है हमारी आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये हमारी आई पीस। तो यहां से ऐसे आप रीडिंग ले रहे हो, ऑब्जेक्टिव लेंस है, आई पीस है, रीडिंग ले रहे हो। तो रीडिंग लेते समय वर्टिकल सर्कल किसी ना किसी साइड होगी आपकी, जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं यहां से रीडिंग ले लूं ना, जैसे मान लो इधर से मैं देखूं, तो आप बता दो, आप अब यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे ये वर्टिकल सर्कल मेरे राइट हैंड साइड में आ जाएगा, ठीक है, ये वर्टिकल सर्कल मेरे राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो आप समझ लो पहले टेक्निक कि ये वर्टिकल, अगर वर्टिकल सर्कल रीडिंग लेते समय अगर वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में है तो उस रीडिंग का नाम होता है फेस राइट रीडिंग। फेस राइट रीडिंग में क्या है राइट में? वर्टिकल सर्कल। उसी तरीके से आप रीडिंग ऐसा भी ले सकते हो जिसमें वर्टिकल सर्कल आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग फेस लेफ्ट रीडिंग। तो आप ये समझो कि फेस लेफ्ट एंड फेस राइट दो तरह की रीडिंग्स लेनी पड़ती है आपको। तो फेस लेफ्ट में क्या है? वर्टिकल सर्कल आपके लेफ्ट में है, और फेस राइट में क्या है? वर्टिकल सर्कल आपके राइट में है। सो ये दो तरह की रीडिंग्स हमेशा याद रखिएगा, फेस लेफ्ट रीडिंग एंड फेस राइट रीडिंग, ठीक है। अब यहां पे सोचो कि आपको दोनों ही रीडिंग लेनी पड़ती है, फेस लेफ्ट भी और फेस राइट भी। बनाओगे कैसे फेस लेफ्ट टू फेस राइट? अब ये टेक्निक समझो, फेस लेफ्ट है, मान लो कि फेस लेफ्ट रीडिंग आप ले रहे हो और आपको फेस राइट रीडिंग लेना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे उसका प्रोसीजर समझना। आप मैंने आपको बताया फेस यहां पे थे, यहां पे, ठीक है। अब देखो फेस लेफ्ट एंड फेस राइट समझाता हूं। जैसे मान लो ये विजुअलाइज करना थोड़ा सा, ये है एलईडी फ्रेम जिसमें वर्टिकल सर्कल नहीं है, और ये है एलईडी फ्रेम ए फ्रेम जिसमें वर्टिकल सर्कल है। मेरे टेलीस्कोप ऐसे है, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है आई पीस। मैं आपसे पूछता हूं, जिधर से आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट क्या है जिसमें वर्टिकल सर्कल है, और इधर से देखो तो वर्टिकल सर्कल नहीं है, है ना। तो ये वर्टिकल सर्कल है। मैंने आपको विजुअलाइज करने के लिए बोला कि मान लो इसमें वर्टिकल सर्कल है और इसमें जिधर थंब है उधर वर्टिकल सर्कल नहीं है। ये टेलीस्कोप है। तो बताओ अगर यहां से मैं रीडिंग लेता हूं तो ये रीडिंग कौन सी रीडिंग कहलाएगी? फेस लेफ्ट रीडिंग। इसको क्या बोलेंगे? फेस लेफ्ट। क्यों? क्योंकि वर्टिकल सर्कल मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है। अब सोचो, अब क्या करेंगे? प्रोसेस मैं फेस राइट में कन्वर्ट करता हूं, तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर नंबर 1, फेस लेफ्ट से फेस राइट कन्वर्ट करता हूं। देखो प्रोसीजर नंबर 1, आई विल फर्स्ट टर्न द टेलीस्कोप समथिंग लाइक दिस। आप बताओ, टेलीस्कोप को मैंने टर्न किया, पहले आप प्रोसेस समझना। आई विल फर्स्ट टर्न द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन। तो पहले बताओ प्लेन ऑफ टर्निंग क्या है? 3 क्वेश्चन पूछूंगा। प्लेन ऑफ टर्निंग क्या है? तो आप बोलोगे वर्टिकल। आप बता दो, आफ्टर टर्निंग द टेलीस्कोप ऑन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, विच एक्सिस यू हैव यूज्ड, कौन से एक्सिस के अबाउट आपने टर्न किया? तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। थर्ड क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल, कितने एंगल से आपने टर्न कर दिया? तो पहले ऐसे थी, टर्न करके ऐसे ले आए, कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप, the process of turning the telescope on vertical plane about horizontal axis with 180 degree is known as the transiting, plunging or reversing. See this, transiting, plunging or reversing. ये एक ही प्रोसीजर है, ट्रांजिटिंग कह लो, प्लंजिंग कह लो या रिवर्सिंग कह लो, and you can read it now. Process of turning the telescope in vertical plane through 180 degree is known as the transiting, plunging and reversing. हम लोग क्या कर रहे थे? फेस लेफ्ट से फेस राइट बना रहे थे। मैं फिर से आता हूं उस पे। देखो ये है एलईडी फ्रेम जिसमें वर्टिकल सर्कल है, इसमें नहीं है। ये है टेलीस्कोप और हमने इसको ऐसा टर्न कर दिया। पहले ये बताओ रीडिंग ले पाओगे? क्या है आपके सामने? तो आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव लेंस है। आईपीस किधर है? आईपीस यहां है। तो क्या रीडिंग ले पाओगे आप? पॉसिबल नहीं है। ऐसे कैसे रीडिंग लोगे आप? तो अब एक और प्रोसीजर बता रहा हूं, अब समझना। नाउ आई एम टर्निंग द थियोडोलाइट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हमने देखो टर्न किया, ये मैं टर्न कर रहा हूं। टर्निंग का डायरेक्शन देखना आप कैसे टर्न कर रहा हूं। पहले बताओ टर्निंग कौन से प्लेन पे हुई और कौन से एक्सिस के अबाउट हुई? तो ये ऐसे थी और मैंने ऐसे टर्न कर दिया, तो टर्निंग कौन से प्लेन पे हुई? व्हाट इज द प्लेन ऑफ टर्निंग? तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल। कौन से एक्सिस के अबाउट? तो आप बोलोगे वर्टिकल। तो एक्सिस है वर्टिकल, टर्निंग का प्लेन है हॉरिजॉन्टल, एंड द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज स्विंगिंग। क्या बोलोगे? स्विंगिंग। ठीक है। अब यहां पे देखो, वहीं पे जैसे ट्रांजिटिंग बताया ना, वैसे ही एक और भी टर्म आएगा, दैट इज स्विंगिंग। सी, स्विंगिंग इज व्हाट? प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट इज स्विंगिंग। ठीक है। अब मैं रिलेट करता हूं प्रोसीजर को पूरा। ठीक है, देखना, फेस लेफ्ट है ये और कुछ ऐसा है। इट इज फेस लेफ्ट क्योंकि वर्टिकल सर्कल इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ माय पोजीशन,
and I am taking the reading, it is called as the face left. So now first I will do the transiting, which is this, then I will do the swinging like this. Now are you able to see that now the eyepiece is in front of my eyes and I can take the reading, but you can analyze that this time the vertical circle is in right side of my position. पहले क्या थी, पहले ऐसे थी, देखो इसको बोलेंगे फेस लेफ्ट, मैंने क्या किया ट्रांजिटिंग, फिर क्या किया स्विंगिंग, और ऐसा करने से वर्टिकल सर्कल मेरे किस साइड में चला गया, आप बोलोगे राइट साइड में, तो अब जो रीडिंग बन के आई वो कौन सी रीडिंग होगी, आप बोलोगे फेस राइट रीडिंग. दिस इज हाउ द फेस लेफ्ट एंड फेस राइट रीडिंग्स आर टेकन. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. कंटिन्यू करता हूं. देखो हमने यहां से स्टार्ट किया था, सेंटरिंग हो गया था, दिस हो चुका है, आगे है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, बता चुका हूं मैं एक्सिस. तो यहां देखो स्ट्रेट लाइन tangent to the longitudinal curve of the level tube at its center, it is horizontal when the bubble is at center, of course. Now swinging हमने बताया था अभी swinging क्या होती है, तो swinging का मतलब बताया हमने horizontal plane पे टर्न करना. आगे देखो face left and face right बता चुका हूं ऑलरेडी. The observation of an angle when vertical circle is left of observer, फेस राइट में ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एंगल व्हेन वर्टिकल सर्कल इज राइट ऑफ ऑब्जर्वर. फिर उसके बाद क्या है कि जब आप इस तरीके से इतनी बार टर्न करते हो ना तो टेलीस्कोप को रखने में दिक्कत आती है. उसका एक डब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसमें आप यूज करने के बाद रखोगे ना सेट ही नहीं करेगा. आपने अगर साइट पे सर्वे किया ना तो आपको याद भी होगा कि आप साइट पे गए होंगे, ट्राइपॉड लेकर के साइट पे सेट किया होगा, उसके बाद यूज करने के बाद जब रख रहे होंगे ना, रखने में नहीं बनता, उसका अपना एक प्रॉपर फॉर्मेट है रखने का, ठीक है, नहीं अदरवाइज डब्बे में सेट ही नहीं करता. तो कैसे पता करोगे कि ये एग्जैक्ट करेक्ट है कि नहीं, तो रखने का तरीका होता है, उसी को बोलते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल एंड टेलीस्कोप इन्वर्टेड. कैसे पता करते हैं, यहीं देख लो. व्हेन नॉर्मल में क्या होता है, व्हेन द फेस ऑफ द वर्टिकल सर्कल इज टू द लेफ्ट ऑफ बबल अप, ठीक है, तब ये हमारे नॉर्मल होती है, और उसी का राइट अगर हो गया, ठीक है, राइट ऑफ बबल अप, तो वो इन्वर्टेड कहलाएगी. और अगर मान लो हमने दोनों ही रीडिंग ले रखा है तो उसको बोलते हैं हम लोग फिर इट इज द डबल साइटिंग. Last is double sighting, measurement of the horizontal vertical angle twice, first in normal and then in inverted. ठीक है. एक और नीचे नोट पॉइंट हमने मेंशन किया जो आप देख सकते हो कि भाई जब भी हम लोग लीस्ट काउंट की बात करते हैं ना तो लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट इज 20 सेकंड्स. याद रखिएगा थियोडोलाइट की लीस्ट काउंट 20 सेकंड्स होती है. तो ये ना टर्मिनोलॉजी खत्म हो गया. अब ये जो टॉपिक मैं अभी बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे हेडिंग लिखा है फंडामेंटल लाइंस. इसमें कुछ भी आपके लिए नया नहीं है, मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूं. और आप यहीं पे देखो इस डायग्राम को एक बार देख लो, आपको याद आ जाएगा. अभी इस लाइन का नाम क्या था, वर्टिकल एक्सिस, इसका नाम क्या था, हॉरिजॉन्टल और ट्रूनियन. इस वाले सर्कल को क्या बोलते थे, हॉरिजॉन्टल सर्कल, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल. इस पे भी एक बबल ट्यूब, इस पे भी एक बबल ट्यूब. हॉरिजॉन्टल वाले पे कौन सा बबल ट्यूब, प्लेट, और इस पे अल्टीट्यूड. अब यहीं पे एक्सिस सारा ही आपको मालूम है, ठीक है, लेकिन किस एक्सिस के बीच में क्या रिलेशन है, मैंने बताया था कि 4 पॉइंट्स होते हैं, चारों पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, बस यहां पे पढ़ते चले जाइए. द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस. प्लेट लेवल वर्टिकल एक्सिस क्या एंगल, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर लिखा है. आगे देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर. आगे देखो द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक्सिस इज राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल. लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड हॉरिजॉन्टल एक दूसरे पे राइट एंगल पे होते हैं. और आखिरी द एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड लेवल इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल रीच 0. तो याद रखना है कि सिर्फ यही होती है जो पैरेलल, बाकी सब परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो यहां पे ये 4 पॉइंट्स है व्हिच यू विल हैव टू कीप इन माइंड. आप अगर अभी प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, मैं आपको सजेस्ट भी करता हूं कि आप थियोडोलाइट पढ़ रहे हो तो थियोडोलाइट से आए हुए क्वेश्चंस को, आपके पास प्रीवियस ईयर ईएस की बुकलेट पढ़ी होगी शायद, तो आप उसमें ना देखो एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड यू विल बी एबल टू आंसर इजीली ऑल द क्वेश्चन, ठीक है. यही सारी चीजें हैं घुमा फिर के लिखी जाती हैं. जो आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा ना अभी, जो हमने एलिमेंट बताया, उस एलिमेंट से क्वेश्चन, लाइन ऑफ साइट से क्वेश्चन, एंगल से क्वेश्चन, फंडामेंटल लाइन से क्वेश्चन एंड एरर से क्वेश्चन. तो एरर आगे दिखाऊंगा, ठीक है. चलो ये स्लाइड हो गया है. नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है. तो आप अगर इसको यहां से मैं बोलूंगा कि आप पॉज करके लिख लो इसको जरा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है फंडामेंटल लाइंस के बाद अब देखो स्क्रू की बात करते हैं कि स्क्रू क्या है. तो स्क्रू में सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 तरह के स्क्रू होते हैं, क्लैंप स्क्रू एंड टेंजेंट स्क्रू. तो सबसे पहले मैं आता हूं क्लैंप स्क्रू पे, और क्लैंप स्क्रू को समझाने के लिए यहां पे देखो 2 तरह की स्क्रू होती है, और 2 तरह की स्क्रू को आप यहां से थोड़ा ध्यान से समझिए. सो आई विल शो यू द स्क्रू हियर. देखो यहां पे सबसे पहले आई विल मार्क द स्क्रू.
ये वाला जो स्क्रू है ना, जो मैं यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, पहले आप देखो और यहीं पे आपको स्पिंडल वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ये एक स्क्रू है और एक टॉप पे ये वाला स्क्रू है। किसी किसी थियोडोलाइट में टॉप पे लगी होती है, किसी किसी थियोडोलाइट में अभी जो आती है ना उसमें टॉप पे नहीं होती, उसमें नीचे ही लगी होती है ये भी। ठीक है, बस ये नीचे लगी होती है और ये ऊपर लगी होती है, तो उसको बोलते हैं अपर। तो क्या है ना कि नीचे वाला आप टेक्निक को समझो ज़रा, इसको ध्यान से देखो और बताना कि दोनों ही एक्चुअली घूम सकती है। तो मैं आपको यहाँ पे विजुअलाइज कराता हूँ। देखो ज़रा, इसको पहले ध्यान से समझना, क्योंकि यही हमारी मेन, ये स्लाइड हमने इसीलिए ऐड किया ना ताकि आप इस स्क्रू के अरेंजमेंट को समझ सकें। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ अभी, अब दिख नहीं रहा है यहाँ से। ठीक है, सो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना स्क्रू का अरेंजमेंट अगर दिखाऊं, तो स्क्रू का अरेंजमेंट ये है लोअर वाला स्क्रू, दिस यू कैन सी इट इज द लोअर क्लैंप। सिमिलरली यहीं पे आई कैन मार्क द अपर क्लैंप ऑल्सो, सो दिस वन इज अपर क्लैंप। ये जो देख रहे हो ये है अपर क्लैंप, जो येलो कलर से दिखा रखा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको एक समझ में आएगा कि नीचे एक प्लेट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नीचे एक प्लेट है जो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ, दिस वन इज वन। ये ना प्लेट का बीच में है कुछ ऐसे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। और वहीं पे ये भी एक बॉडी है टेलीस्कोप, ये थियोडोलाइट के अंदर, और ये वाली बॉडी समझो ये पहले से ही अटैच्ड है बॉडी, ये हमारी थियोडोलाइट की बेस है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है बना हुआ। तो ये जो हैज़ किया हुआ ना, इसको ज़रा देखो, ये बाहर का पार्ट है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, स्पिंडल क्या होती है वो भी आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा, जो सबसे पहले वाली स्लाइड पे बोला था हमने। तो नीचे ये टेलीस्कोप, ये हमारी थियोडोलाइट की बॉडी है और उसमें नीचे एक स्पिंडल लगी है। तो वो स्पिंडल क्या है ना कि आप ऐसा समझो कि ऊपर से देखने में लगता है कि प्लेट है, लेकिन वो प्लेट नहीं है एक्चुअली, वो प्लेट ऊपर से दिख रहा है। उसके बीच में ना एक कप जैसा अरेंजमेंट है, नीचे की तरफ एक कप, तो वो जो कप वाला पार्ट होता है ना उसको स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ब्लू कलर से एक कप दिखाया हमने, उसके अंदर ये प्लेट है जो बाहर से प्लेट दिख रही है, लेकिन उसके बीच में एक स्पिंडल नीचे की तरफ निकली हुई है और वो इस वाले कप, ब्लू कलर के कप के अंदर आके सेट हो जाता है। फिर क्या होता है उसके बाद कि नाउ वी हैव, ये यहां से ऊपर का जो पार्ट है ना वो उसके अंदर आके अटैच हो गया। ठीक है, अब यहीं पे समझो कि ये लोअर क्लैंप और ये अपर क्लैंप होगा क्या कि अगर मैं बोलूं कि लोअर क्लैंप को अगर यहां पे कस दो, टाइट कर दो, तो होगा क्या, आप सोचो कि नीचे वाली जो प्लेट है ना वो भी मूव कर सकती है, लेकिन मूव कैसे करेगी, स्पिंडल के साथ, और उसके ऊपर जो प्लेट है वो भी मूव कर सकती है। ठीक है, स्पिंडल के साथ। ठीक है, तो अब यहां पे सोचो कि अगर मैं इस वाले स्क्रू को अगर टर्न कर दूं तो समझना कौन सी वाली प्लेट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, ये सोचना आपको है। ठीक है, जरा सोचना, इस वाले स्क्रू को मैं टर्न करता हूं तो होगा क्या, इस ब्लू वाले पार्ट से स्क्रू अंदर जाएगी और जा करके किसके स्पिंडल को टच करेगी, लोअर सर्कल के स्पिंडल को या अपर सर्कल के स्पिंडल को। तो आप बोलोगे लोअर सर्कल का स्पिंडल अगर यहां पे मैंने रोक दिया है, टच कर दिया है, तो लोअर सर्कल का स्पिंडल अगर टच कर दिया तो लोअर सर्कल मूव नहीं कर पाएगी, लोअर सर्कल लॉक हो गई। अब मतलब लोअर सर्कल कहने का मतलब मेन स्केल लॉक हो गई, आप मेजरमेंट नहीं ले पाओगे, मतलब कि आप उसको मूव नहीं करा पाओगे। और वहीं पे अगर मैं अपर सर्कल के ऊपर देखो, अब क्या है ना, ये जो स्क्रू लगी है उसको पहले ध्यान से देखो कि बनावट कैसा है इसका, कि ऊपर का जो प्लेट है उस प्लेट में पहले से ही आधा इंसर्टेड है। अगर उसको मैं पूरा स्क्रू टाइट कर दूं ना तो ऊपर वाली प्लेट को क्रॉस करके नीचे वाली प्लेट को टच कर देगा ये। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने ऐसा किया कि लोअर प्लेट है और लोअर वाले स्क्रू को अगर मैंने टाइट किया तो सिर्फ लोअर वाले प्लेट को रोक देगा वो, ओनली लोअर प्लेट विल स्टॉप मूविंग। लेकिन अगर अपर वाले स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया तो वो अपर के साथ लोअर वाला दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा और वो मूव या तो करेगा तो साथ में करेगा या फिर करेगा ही नहीं। मतलब कि इसको टाइट करने से क्या फर्क पड़ेगा कि नीचे वाले को अगर आपने ये हमारा नीचे स्क्रू का टाइट कर दिया ना लोअर को, तो वो सिर्फ लोअर वाले सर्कल को मूव करने से ऑब्स्ट्रक्ट करेगा एंड द लोअर सर्कल विल नॉट बी अलाउड टू मूव आफ्टर टाइटनिंग ऑफ द लोअर क्लैंप। But if you clamp the upper screw, this one, upper clamp, तो upper clamp actually upper वाले प्लेट को क्रॉस करके नीचे वाले प्लेट को टच कर जाएगी।
तो उस केस में होगा क्या कि अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट दोनों आपस में अटैच। इसका मतलब ये या तो मूव करेगी तो साथ में, या फिर मूव नहीं करेगी, रुकेगी भी तो साथ में। ये इसका मतलब हो गया। अब बस यही दोनों क्लैंप था। अब इस क्लैंप को यूज करके आप क्या क्या यहीं पर रिलेट कर सकते हो, इस चीज को मैं अब आपको यहां पे समझाता हूं। ठीक है, देखो, सो व्हाट आई कैन राइट, ठीक है, ये हमारी लोअर क्लैंप, ये अपर क्लैंप। अब हमने यहाँ पे सारे पार्ट्स दिखा रखे हैं, आप चाहो तो इसको पॉज करके सारे पार्ट्स को लिख सकते हो, लेकिन अपने काम की चीज इसके अंदर ना दो चीजें हैं, दैट इज द लोअर क्लैंप एंड अपर क्लैंप। अब अगले पे चलते हैं, और अब इसके कारण चलो अगले पे जाने से पहले ना एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, विजुअलाइज किया आपने? ठीक है, सो अगर आपने विजुअलाइज किया है तो एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। सो नेक्स्ट जरा चालू करना, वो स्क्रीन कैसे होगा ये वाला? हाँ, सो देखो क्या है ना, अब क्लैंप समझिएगा यहाँ पे, आई विल शो यू, इस चीज को देखना। देखो क्या है ना कि ये है अपर वाला, आई विल शो यू द अपर प्लेट नाउ, दिस वन इज अपर प्लेट, ठीक है, और वहीं पे आई विल शो यू द अनदर प्लेट, द लोअर वन ऑल्सो, ये यहां से लोअर वाला प्लेट है, कुछ ऐसा। तो आप जानते हो ना, नीचे वाला पार्ट को स्पिंडल बोल रहे हैं, और जो येलो से दिखाया है वो अपर है, और नीचे क्या है, लोअर है। सो अब यहाँ पे अगर मैं एक स्क्रू दिखाऊं तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ऊपर वाला जो स्क्रू है ना, वो यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्टेड है लाइक दिस, एंड देन यू हैव स्क्रू समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं बोलूं कि मैं अगर ऊपर वाले क्लैंप को टाइट करूं तो वो ऊपर वाला क्रॉस करके नीचे वाले को टच कर जाएगा, तो वो दोनों ही प्लेट आपस में लॉक हो गई, तो मूव करेगी तो साथ में, और नहीं मूव करेगी, रुकेगी भी तो साथ में। ये इसका मतलब हो गया। अब नीचे देखो, नीचे इसका एक बॉडी लगा है कुछ ऐसा, ठीक है, ये कुछ ऐसा समथिंग लाइक दिस, और इसके अंदर स्क्रू लगे हुए हैं। ये स्क्रू जो अभी दिखा रहा हूं ये लोअर क्लैंप कहलाती है, और ये इस तरीके से लगी हुई है। तो आप बता दो कि अगर मैं इसको टाइट करूं लोअर क्लैंप को, तो लोअर क्लैंप को टाइट करने से ये इसके अंदर इंसर्ट हो गया, और उसके बाद क्या होगा, आकर के लोअर वाले स्पिंडल को टच कर जाएगा, तो लोअर वाले को मूव नहीं करने देगा। अब आप सोचो, ये है अपर क्लैंप और ये है लोअर क्लैंप, कॉम्बिनेशन आप खुद सोचना। इस डायग्राम को देख करके सिर्फ सोचिएगा और बताइएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं आपको केस देता हूं और आप सोचना कौन मूव करेगी कौन नहीं मूव करेगी, ठीक है। विजुअलाइज करना जरूरी है, सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, ठीक है। विजुअलाइज करना है, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर खुद के अंदर देने की कोशिश कीजिए, और जो मैं बोलूंगा आंसर उससे मैच करना, ठीक है। सो सबसे पहला कॉम्बिनेशन, इफ आई मेक फ्री द अपर क्लैंप एंड इफ आई लॉक द लोअर क्लैंप, लोअर क्लैंप को हमने लॉक कर दिया, टाइट कर दिया, लोअर क्लैंप इज फुल्ली टाइटेंड एंड अपर क्लैंप इज लॉक्ड, ठीक है, इट इज टाइटेंड एंड अपर क्लैंप इज फ्री। फिर से बोलता हूं, मैंने लोअर को टाइट कर दिया एंड अपर को फ्री कर दिया, तो बताओ कौन सी प्लेट मूव करेगी कौन सी नहीं करेगी, ये आपको सोचना है। बताइए क्या होना चाहिए। तो लोअर को टाइट किया तो इसका आंसर क्या है, लोअर क्लैंप कैन नॉट मूव, लोअर सर्कल कैन नॉट मूव, लोअर सर्कल विल बी कंप्लीटली लॉक्ड। अपर को फ्री कर दिया, इसका मतलब लोअर फिक्स है एंड अपर मूव कर रही है, ठीक है, क्योंकि अपर क्लैंप को फ्री किया हुआ इसलिए वो मूव कर रही है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, अब सोचना, अपर क्लैंप को टाइट कर दिया, लोअर को फ्री कर दिया, अब बताओ क्या होगा। अपर को जब टाइट कर दिया तो दोनों ही प्लेट आपस में अटैच, दोनों प्लेट आपस में अटैच्ड, लेकिन नीचे का फ्री किया हुआ हमने, तो दोनों साथ में मूव करेगी। क्लियर, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन, अपर टाइटनिंग लोअर टाइटनिंग, बोथ टाइटेंड, अपर क्लैंप भी टाइट है लोअर क्लैंप भी टाइट है, अब बताओ क्या होगी। तो जब दोनों ही क्लैंप टाइट कर रखा है तो ना ही लोअर मूव कर सकती है, और अपर लोअर दोनों में अटैच हो गई है, वो भी मूव नहीं कर सकती, मतलब कोई रोटेशन नहीं होगा ही नहीं, कोई रोटेशन नहीं, नो मूवमेंट, ठीक है। एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन, अपर फ्री लोअर फ्री, रैंडमली जैसा तैसे मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर आपको ये वाली बात समझ में आई है ना, तो आपको फिर ये भी एक और भी कॉन्सेप्ट याद होगा कि लोअर सर्कल इज यूज्ड फॉर मेन स्केल एंड अपर सर्कल इज यूज्ड फॉर वर्नियर स्केल। आपको रीडिंग लेने के लिए, इफ यू वांट टू टेक हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट, देन कैन यू टेल मी द स्क्रू अरेंजमेंट।
क्या होना चाहिए? अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट लूं तो क्या होना चाहिए? लोअर क्लैंप को टाइट करना पड़ेगा और अपर क्लैंप को फ्री करना पड़ेगा, तभी तो टेलीस्कोप को घुमा करके रीडिंग लोगे। तो मेन स्केल नीचे टाइट है जो फिक्स है, और वर्नियर स्केल को मूव करके आप रीडिंग ले रहे हो। मतलब कि इन ऑर्डर टू टेक द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट, द लोअर क्लैंप शुड ऑलवेज बी टाइटेंड एंड अपर क्लैंप शुड बी फ्री। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और समझो, एक और भी टर्म था उसको बोलते थे टैंजेंट स्क्रू। ये टैंजेंट स्क्रू क्या है? जो टैंजेंशियली लगा हुआ है प्लेट को। तो इसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अगर मैं कभी भी टेलीस्कोप को बहुत ही माइनर मूवमेंट कराना चाहूं, बहुत ही माइनर मूवमेंट कराना चाहूं, तो उस माइनर मूवमेंट के लिए क्लैंप को कभी भी हाथ नहीं लगाते। बहुत ही माइनर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वी एक्चुअली यूज द कॉरस्पॉन्डिंग टैंजेंशियल स्क्रू। अच्छा, प्रॉब्लम भी समझाता हूं कब। जैसे मान लो कि एक टावर है, बहुत दूर एक टावर है, और आप टावर के टॉप को टारगेट कर रहे हो। तो आपने क्या किया, यहां से देखा, टारगेट किया कुछ ऐसा। जब आप यहां से देख रहे हो ना, तो आपको नजर तो आ रही है कि टावर के टॉप है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट है ना, वो टावर से पास नहीं कर रही, उसके बगल से पास कर रही है। और आप चाहते हो कि बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो। कैसे करोगे? अगर आपने गलती से क्लैंप छुआ ना अभी, ठीक है, तो जो दिख रही है ना टावर टॉप, वो भी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? दोनों ही क्लैंप फुल्ली टाइटेंड, और उसके बाद टैंजेंट को यूज करता है। मतलब टैंजेंट स्क्रू विल बी यूज्ड ओनली व्हेन बोथ क्लैंप्स आर फुल्ली टाइटेंड। ठीक है, और उसके बाद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग टैंजेंट स्क्रू से कराएंगे, और उसके बाद जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, दो पॉइंट्स हैं टैंजेंट स्क्रू के लिए। पॉइंट नंबर 1, व्हेनेवर यू विल यूज अ टैंजेंट स्क्रू, द कॉरस्पॉन्डिंग क्लैंप स्क्रू मस्ट बी टाइटेंड। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज यूज्ड ओनली फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। सो आई विल शो यू। देखो, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हमने दिखा दिया आपको, और जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बोला है ना, वो पॉइंट यहां पे आपको दिख जाएंगे अभी। ठीक है, सो यहां पे पॉइंट पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है क्लैंप स्क्रू में। व्हेन अपर क्लैंप 20 इज टाइटेंड एंड लोअर क्लैंप इज लूज, अपर इज टाइटेंड, लोअर इज लूज, देन इंस्ट्रूमेंट रोटेट्स ऑन आउटर एक्सिस विदाउट एनी रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड द वर्नियर रीडिंग विल नॉट चेंज. Similarly, you can see when lower clamp is tightened but upper clamp is loose, lower clamp is tightened and upper is loose, then instrument rotates on inner axis with relative motion between them and the vernier reading will change. If both clamps are tightened, the instrument cannot rotate at all. And the last is the tangent screw. You can see कि tangent screw में क्या है, यहाँ पढ़ो tangent screw में क्या लिखा हुआ है. Small movement of the plate corresponding to the tangent screw are used when the corresponding clamps are tightened. ठीक है, only for small displacement. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी डिटेल डिस्कशन है. ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझते जाइए. नाउ आगे चलते हैं अब इसके. चलो, यहाँ तक हो गया है क्लैंप स्क्रू तक. नाउ वी हैव कि हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं थियोडोलाइट में, और उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी और परमानेंट एडजस्टमेंट. दो तरह की एडजस्टमेंट होती है, टेम्पररी और परमानेंट. पहले ये समझ लो कि टेम्पररी परमानेंट है क्या और क्यों कहा गया है टेम्पररी और परमानेंट. जब आप लेवलिंग करते हो ना, तो इंस्ट्रूमेंट को ग्राउंड पे कई बार सेट करना पड़ता है. जैसे कि मैं बोलूं कि अभी मैंने यहां से देखा और आगे मुझे 200 मीटर तक ही दिखाई दे रही है, उसके आगे दिखाई नहीं दे रही है. तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहां तक रीडिंग लिया और थोड़ी देर बाद इंस्ट्रूमेंट को उठा करके 200 मीटर आगे रख दिया, फिर वहां से उसके आगे की रीडिंग लिया, फिर उसके बाद ये 200 मीटर ही दिखाई दे रहा, फिर इंस्ट्रूमेंट को वहां से उठाया, फिर आगे. जितनी बार इंस्ट्रूमेंट को जमीन पे आप फिक्स करोगे, जितनी बार इंस्ट्रूमेंट को आप फिक्स करोगे, उतनी बार आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. टेम्पररी एडजस्टमेंट वो है जो सिर्फ एक ही बार यूज होती है कि आपने एडजस्टमेंट किया और रीडिंग ले लिया, इंस्ट्रूमेंट को यहां से हटाओगे, टेम्पररी एडजस्टमेंट खराब हो गई. फिर क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट को नए लोकेशन पर रखोगे, और जैसे ही आपने नए पे रखा, फिर से टेम्पररी एडजस्टमेंट, उसके बाद फिर से हटाया, फिर से टेम्पररी एडजस्टमेंट. तो ये टेम्पररी एडजस्टमेंट इज बेसिकली व्हेनेवर यू फिक्स द इंस्ट्रूमेंट टू द ग्राउंड और एट द टॉप ऑफ ट्राइपॉड, एवरी टाइम यू विल हैव टू मेक द टेम्पररी एडजस्टमेंट. हमेशा आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग टेम्पररी बोलते हैं. परमानेंट क्या है कि आप जब भी थियोडोलाइट यूज करते हो ना, तो बहुत दिन तक जब यूज करते रहोगे थियोडोलाइट को, तो उसके पार्ट्स ना थोड़े थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, ऐसा समझ लो आप. जिसकी वजह से होता क्या है कि सारे एडजस्टमेंट गड़बड़ हो जाते हैं. गड़बड़ कहने का मतलब क्या है कि आपको दिखाई क्या दे रहा है कि बबल सेंटर पे है,
आपको दिखाई दे रहा बबल सेंटर पे है और आप उसके हिसाब से ये मान लेते हो कि लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, नहीं रहेगी। बहुत दिन तक यूज करते 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 बबल भले ही सेंटर पे आ जाए, लाइन ऑफ साइट गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फंडामेंटल लाइन आपने पढ़ा था कि वर्टिकल एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं रहेगी लॉन्ग टाइम तक, एडजस्टमेंट खराब हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है ना कि जो फंडामेंटल लाइंस हैं, जो फंडामेंटल रिलेशंस हैं, अभी मैंने आपको 5 तरह के एक्सिस बताए थे और उसके रिलेशंस भी बताए थे कि 3 परपेंडिकुलर एक पैरेलल होती है, तो वो सारे आपस में रिलेटेड है ना कि कितने कितने डिग्री की एंगल बनती है। लेकिन जब बहुत लंबे समय तक आप यूज करते हो ना तो वो गड़बड़ हो जाती है रिलेशन, जिसको परपेंडिकुलर होना चाहिए वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये जो एरर आती है। अब जैसे ही ऐसी प्रॉब्लम आए, इसका मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को परमानेंट एडजस्टमेंट की जरूरत है। फिर आप क्या करते हो, उसको एडजस्टमेंट करते हो, और वो एडजस्टमेंट मतलब कि जो इन सब प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए आप काम करते हो उसको बोलते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, सो दोनों में डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा कि एवरी टाइम जब इंस्ट्रूमेंट को रखते हो तो आप उसका टेम्पररी करते हो, और बहुत दिन तक यूज करते करते जब उसके पार्ट्स थोड़े थोड़े ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से फंडामेंटल रिलेशंस गड़बड़ होने लगते हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो एडजस्टमेंट की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट। ये होती है टेम्पररी और परमानेंट। अब टेम्पररी कैसे करते हैं और परमानेंट में क्या है उसको देखते हैं। टेम्पररी में क्या है, 3 प्रोसीजर है। सबसे पहले कि जब भी आप ट्राइपॉड रखोगे तो आप ऐसे भी समझ लो कि जब भी आप थियोडोलाइट यूज करते हो ना, यही 3 प्रोसीजर आपको करना ही पड़ता है। सबसे पहले ट्राइपॉड को आप सेट तो कहीं पे करोगे ही, लेकिन सेट करने के बाद सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, यू कैन सी हियर द फर्स्ट स्टेप इज सेंटरिंग। सेंटरिंग कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा, प्लम बॉब से सेंटरिंग करते हो, मतलब कि ट्राइपॉड लगाया, थियोडोलाइट रखा और उसका सेंटरिंग करके स्टेशन बना दिया कि यहाँ पे हमारी सेंटर है। तो ये जो प्रोसेस किया उसको बोला हमने सेंटरिंग। उसके बाद करते हैं लेवलिंग। लेवलिंग में क्या है कि प्लेट बबल ट्यूब में बबल सेंटर पे होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग लेवलिंग स्क्रू को मूव करके चेक करते हैं। तो ये लेवलिंग स्क्रू से चेक किया आपने, एंड इस तरीके से आपने इंस्ट्रूमेंट को परफेक्टली, इंस्ट्रूमेंट के वर्टिकल एक्सिस को परफेक्टली वर्टिकल बनाया। ठीक है, एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज द लेवलिंग। यू कैन सी centering to place the vertical axis exactly over a station mark, and leveling it is done by using the leveling screw or foot screw to make the vertical axis of instrument truly vertical। ठीक है, और लास्ट है यहां देखो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। पहले आप प्रॉब्लम समझ लीजिए पैरेलैक्स में होती क्या है। जैसे मान लो आपके पास थियोडोलाइट है, अब उस थियोडोलाइट में एक प्रॉब्लम क्या आप फेस करोगे कि थियोडोलाइट है और आप सेट करोगे ना तो वो फोकस नहीं होती है। मतलब कि आपको क्या प्रॉब्लम क्या फेस करोगे कि आप जब यहां से देखोगे, दोनों तरीके से प्रैक्टिकली कैसे समझोगे और टेक्निकली क्या है, दोनों चीज समझो। प्रैक्टिकली जैसे मान लो थियोडोलाइट है ये, और इस थियोडोलाइट में इसको देखो, ये दिखाई दे रही है आपको। तो जैसे मान लो कि ये थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट का टेलीस्कोप है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस, अगर मैं आईज का पोजीशन ऐसे मूव करूं ना तो मुझे इमेज भी हिलता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पैरेलैक्स। ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों ऐसा हो रहा है वो समझो। आपके पास 2 लेंसेस हैं, एक है यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस और ये क्या है आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनी वो एग्जैक्टली क्रॉस हेयर पे बननी चाहिए। किसकी क्रॉस हेयर, जो आईपीस होती है। आपको मैंने बताया कि आईपीस होती है, आईपीस पे क्रॉस हेयर होती है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हालांकि उसका और भी अरेंजमेंट है जो आगे देखोगे आप। तो इमेज जो बनी ना ऑब्जेक्टिव लेंस से, वो आईपीस के क्रॉस हेयर पे एग्जैक्टली अलाइंड होनी चाहिए। अब मैं आपको 2 प्रॉब्लम सिखाता हूं। प्रॉब्लम नंबर 1 कि इमेज तो बनी लेकिन वो क्रॉस हेयर के आगे या पीछे बन रही हो, तो पैरेलैक्स प्रॉब्लम आ जाएगी, नंबर 1। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, इमेज तो बनी और वो आईपीस पे आ भी रही है लेकिन क्रॉस हेयर के साथ एग्जैक्टली अलाइंड नहीं है, तब भी पैरेलैक्स प्रॉब्लम है। तो इसको आप रिमूव करते हो। ठीक है, अब रिमूव कैसे करोगे, दोनों में घुमाने का ऑप्शन होता है। ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस है उसमें भी और ऑप्टिकल सेंटर में भी, दोनों को मूव करने का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू आप इसे एडजस्ट करते हो। सो नाउ यू कैन सी, यहां देखो, पैरेलैक्स इज अ कंडीशन अराइजिंग व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस हेयर। ठीक है, एंड पैरेलैक्स कैन बी एलिमिनेटेड इन 2 स्टेप्स, फोकसिंग द आईपीस एंड फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। अब आईपीस को फोकस करोगे टू डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द क्रॉस हेयर, एंड फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव में टू ब्रिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस हेयर। ठीक है, सो बेसिकली दोनों को एडजस्ट करके हम लोग उसका पैरेलैक्स रिमूवल करते हैं। तो 3 स्टेप्स बताया ना, क्या क्या हो गए। सबसे पहला, द फर्स्ट वन इज सेंटरिंग, देन लेवलिंग एंड देन पैरेलैक्स रिमूवल। यही था हमारा टेम्पररी एडजस्टमेंट जो हमें हमेशा करना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो टेम्पररी था, अब चलते हैं हम लोग परमानेंट पे। एसी चलो जरा। सो नेक्स्ट है, यू कैन सी द परमानेंट एडजस्टमेंट। और परमानेंट में
मैंने बताया था ना परमानेंट में प्रॉब्लम क्या होती है, क्या है चैलेंज, क्या है परमानेंट का। तो परमानेंट का चैलेंज सिर्फ इतना ही है कि परमानेंट एडजस्टमेंट जरूरत पड़ती है एक लंबे समय तक थियोडोलाइट यूज करने से। तो आपने थियोडोलाइट यूज किया, बहुत दिन तक यूज करते रहे, एडजस्टमेंट गड़बड़, ठीक है, तो उसको करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहां पे देखो और पढ़ो इसे। क्या है ये? An instrument is said to be in permanent adjustment if it satisfies all the relations among its fundamental lines। अब fundamental lines का मतलब क्या है? आपको याद होगा 5 एक्सिस और उन सब के बीच में जो रिलेशंस थी। ठीक है, the permanent adjustment of an instrument usually get disturbed after a long use, so the state of relationship among the different fundamental lines should be checked and adjusted occasionally। और यही बार बार हम लोग चेक करते हैं और इसे एडजस्ट करते हैं। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, आप देख लो क्या क्या करेक्ट की जाती है इसमें। एडजस्टमेंट ऑफ द वर्टिकल क्रॉस हेयर, वर्टिकल क्रॉस हेयर अपने जगह से चेंज हो जाती है, उसके एडजस्टमेंट करते हैं। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ द प्लेट लेवल एक्सेस। प्लेट लेवल एक्सेस होना क्या चाहिए? वर्टिकल एक्सेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, नहीं है तो हमें करेक्ट करना पड़ता है। फिर है आगे एडजस्टमेंट ऑफ द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सेस। अच्छा, इस पे ना एक चीज याद रखो, आप जानते हो कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन बहुत दिन तक आप इसे यूज करोगे तो वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। इसके लिए आपको परमानेंट एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन एक पॉइंट और है कि आप ना इसको चेक जो करते हो, एक टेस्ट करते हो जिसका नाम है स्पायर टेस्ट, मैंने लिख भी रखा है, पढ़िए इसको। हॉरिजॉन्टल एक्सेस शुड बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सेस। ठीक है, स्पायर टेस्ट इज डन फॉर दिस। आगे देखो स्टेप 5, एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप एंड फाइनली एडजस्टमेंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल इंडेक्स। दो तरह के एडजस्टमेंट आपने पढ़ लिया, टेम्पररी और परमानेंट। नाउ वी हैव कि एंगल का मेजरमेंट दो तरीके से होता है। ठीक है, अब ये समझिएगा कि एंगल का मेजरमेंट क्या है और किस तरीके से करते हैं। मैंने बताया दो तरीके से, दो टेक्निक्स है एंगल का मेजरमेंट करने का। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल वी हैव टू डिफरेंट। The first one is a method of repetition, another one is method of retraction, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन और सीरीज। अब इसमें समझना, नाम से भी क्लियर है, मेथड ऑफ रिपीटेशन, रिपीट कर करके रीडिंग लेना, कई बार रिपीट करोगे रीडिंग्स को आप। ठीक है, और यहीं से ये जो मेथड्स का नाम हमने लिया ना, यहीं से शुरुआत होती है एरर्स की कहानी, कि एरर्स क्या है, कहाँ पे किस टाइप के एरर्स आने लगते हैं, अब वो समझिएगा। तो एरर्स को ध्यान रखना, मतलब कि आपको जब आप प्रीवियस ईयर ओपन करके देखोगे ना, आपको एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाई देंगी जो कि एरर से रिलेट करता हुआ है। ठीक है, तो उसको समझिएगा प्रॉपर। सबसे पहले मेथड ऑफ रिपीटेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रीडिंग को रिपीट करके बार बार लेना इज द मेथड ऑफ रिपीटेशन, लेकिन रिपीट करने का तरीका होता है। आपको याद होगा कि जब मैंने हॉरिजॉन्टल सर्कल बताया था ना, तो उसमें मैंने दो अलग अलग वर्नियर बताए थे। क्या नाम था उसका? वर्नियर ए और वर्नियर बी। ठीक है, उसी तरीके से आपने फेस रीडिंग किया था, रिमेंबर, फेस लेफ्ट रीडिंग, फेस राइट रीडिंग, जिसमें वर्टिकल सर्कल आपके लेफ्ट में और राइट में थी। ठीक उसी तरीके से अब देखो रिपीट करने का क्या टेक्निक है और कैसे रिपीट करते हैं, उससे क्या फायदे हैं। ठीक है, यहीं से एरर्स की भी कहानी शुरू हो जाती है, तो प्रॉपर्ली समझिएगा। देखो, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल टू अ फाइनर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑब्टेनेबल with a least count of vernier, which is of course 20 seconds, right? Now following errors are eliminated by this method। करते कैसे हैं? तो आप वर्नियर ए में भी रीडिंग ले लो, वर्नियर बी में भी रीडिंग ले लो, दोनों ही वर्नियर रीडिंग लिया, मेथड ऑफ रिपीटेशन। फिर फेस लेफ्ट भी ले लो, फेस राइट भी ले लो, दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ रिपीटेशन। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या है, मतलब कौन सी एरर एलिमिनेट हो जाएगी, तो मैं इसको पढ़ूंगा बाद में। पहले एक टेक्निक बताता हूं, आप याद रखना, ये आपका एक शॉर्टकट भी है जिससे एरर्स को आसानी से याद रख पाओगे। पॉइंट नंबर 1, you are supposed to take the reading in the vernier A and vernier B also, and then you will average it. By doing so, you are able to eliminate the error due to eccentricity। याद रहे नाम हमने क्या यूज किया है, error due to eccentricity will be eliminated by taking the reading in both the vernier of the plate। एक प्लेट पे दो वर्नियर, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट पे भी दो वर्नियर और वर्टिकल प्लेट पे भी दो वर्नियर। आपने अगर दोनों में ही रीडिंग ले रखा है, मतलब कि किसी भी प्लेट में जो भी आप एंगल मेजर कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो भी आप एंगल मेजर करते हो, उसमें दोनों ही वर्नियर में रीडिंग लेना और उसका एवरेज कर देने से एरर ऑफ एक्सेंट्रिसिटी विल बी एलिमिनेटेड। तो जहां जहां एक्सेंट्रिसिटी टर्म आए वहां आप याद कर लीजिएगा कि वर्नियर का एवरेज करना है। ठीक है, एक और दूसरा बताता हूं, फंडामेंटल लाइन से आपको याद होगा। ठीक है,
एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या था फंडामेंटल लाइंस में। वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ साइट, एक्सिस ऑफ प्लेट बबल, एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड बबल। इन पांचों में रिलेशंस थे। रिलेशंस भी याद कर लो क्या थी। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 90, वर्टिकल एंड प्लेट एक्सिस 90, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट 90, और उसके बाद लाइन ऑफ साइट एंड अल्टीट्यूड लेवल एक्सिस पैरेलल। यही चार रिलेशंस थे, ठीक है। अब इन चारों में से कोई भी एरर आ जाए, ठीक है, विल बी एलिमिनेटेड व्हेन यू एवरेज द फेस लेफ्ट एंड फेस राइट रीडिंग। ध्यान रहे, फेस लेफ्ट एंड फेस राइट रीडिंग से आपने फेस लेफ्ट भी लिया, फेस राइट भी लिया, उसका आपने एवरेज कर लिया, तो वो जो आपको एंगल मिली है ना, वो कुछ एरर्स को एलिमिनेट कर देगी। वो कौन सी एरर होगी? ध्यान रहे, वो एरर उस फंडामेंटल लाइन से रिलेट करता हुआ सारा ही एरर है, ठीक है। दो रिपीटेशन हो रहा है, आप देखो रिपीटेशन से मैंने दो चीजें बता दी। फंडामेंटल लाइन से रिलेट करता हुआ सारा एरर, फेस लेफ्ट फेस राइट, एक्सेंट्रिसिटी वर्नियर ए एंड वर्नियर बी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बोलता हूं, एक और भी है, उसका नाम है स्लिप। स्लिप का मतलब ना आप ऐसे समझो कि आपने अच्छी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को टाइट ही नहीं किया। जैसे मान लो ट्राइपॉड लगाया, ट्राइपॉड के ऊपर थियोडोलाइट रखा, और जो स्क्रू टाइट करते हो अपना स्क्रू आपने टाइटली प्रॉपरली टाइट किया ही नहीं, पार्शियली टाइट किया, तो होगा क्या? इंस्ट्रूमेंट यूज करते करते हिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट जहां भी यूज करोगे इंस्ट्रूमेंट हिल जाएगी, दैट इज नोन एज द स्लिप। एंड स्लिप का कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्लिप किसी भी तरीके से एलिमिनेट नहीं होगा, उसका एक ही जरिया है, रीटाइटनिंग ऑफ द स्क्रू, सिंपल, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, पढ़ता हूं इसे, देखो क्या लिखा हुआ है। एरर ड्यू टू एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द वर्नियर एंड सेंटर्स आर एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बोथ वर्नियर रीडिंग्स। आगे देखो, एरर ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड ट्रूनियन एक्सिस आर एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बोथ फेस रीडिंग्स, ठीक है। एंड एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशंस आर एलिमिनेटेड बाय टेकिंग द रीडिंग्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। वहीं पे एक और भी है, एरर ड्यू टू स्लिप एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टेशंस आर नॉट एलिमिनेटेड सिंस दे आर क्यूमुलेटिव इन नेचर, ठीक है। तो ये थी रिपीटेशंस की कहानी, ठीक है। अब यहीं पे एक और भी है, उसका नाम है सीरीज। अब मेथड ऑफ सीरीज या फिर मेथड ऑफ रिट्रेशन कह लो, या फिर मेथड ऑफ डायरेक्शन, ये क्या है ना, ये जो सेकंड मेथड है वो वैलिड सिर्फ तब है जब किसी एक ही वर्टेक्स से, किसी एक ही पॉइंट से मल्टीपल नंबर ऑफ एंगल्स मेजर करना हो। जैसे कि मैं बोलूं कि ये हमारी सेंटर पॉइंट है, जैसे मान लो ये हमारी सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और यहां से मैं रीडिंग लेता हूं, तो एक स्टेशन यहां, दूसरा स्टेशन वहां, तीसरा यहां और चौथा वहां। सो ए बी सी एंड डी, वी हैव 4 stations which we are going to take the reading from this O station. So O से A को रेफरेंस बनाया, O से B का एंगल θ1, फिर OB से OC θ2 एंड OC से OD θC, θ1 θ2 θC, यही 3 एंगल मेजर करना था। लेकिन ये 3 करेक्ट है या नहीं, ये जानने के लिए हमने क्या किया, θA θB θC एंड बचा हुआ एंगल टोटल मेजर कर लिया, दिस। तो ये जो बचा हुआ एंगल टोटल मेजर कर लिया मैंने, रिमेनिंग एंगल टोटल, तो आप बताओ θ1 + 2 + 3 एंड प्लस रिमेनिंग, ऑल टुगेदर द सम शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। अगर है तो करेक्ट है, नहीं है अप्लाई द करेक्शन, ठीक है। यही होता है टेक्निक मेथड ऑफ रिट्रेशन का। तो यहां पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ ए ग्रुप हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स and finally horizon is closed, a group of angle can be measured about a common point and the sum must be equal to 360 degree. We can do the measurement of the vertical angle also. So ये आप देख लो, यहाँ पे हमने जो दिखा रखा है, आप यहाँ से इसको लिख सकते हो, ठीक है। So this one आप इसको लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं। नेक्स्ट ये यहां से रिट्रेशन, ठीक है। सो अब थियोडोलाइट का लास्ट स्लाइड है और ये डिस्कशन है, डिस्कशन ऑफ एरर्स। सो इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, एरर्स का डिस्कशन है। आई विल नाउ शो यू फ्रॉम दिस। देखो एक एक करके ना एरर समझिएगा। एरर्स हालांकि मैं आपको सब बता ही चुका हूं ऑलरेडी। अब एरर्स को ना एक एक करके लिख रहा हूं। मैंने आपको क्लब करके बताया कि फंडामेंटल लाइन से रिलेट करता हुआ जितना भी आएगा सबको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, एक ही जरिया है, कैसे, फेस लेफ्ट फेस राइट का रीडिंग लेते हुए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। क्या लिखा है देखो,
If the vertical circle vernier do not read 0, when the line of sight is horizontal, then vertical angle measured will be incorrect, and this error is known as the index error. ये index error है and can be eliminated by applying the index correction or by taking both face observation, of course face left and face right. Similarly, error due to imperfect adjustment of the plate level can be eliminated only by careful leveling. ठीक है, ये अलग से कुछ नोट पॉइंट आप करके आप मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में. ठीक है, ये अलग से कुछ हमने लिख रखे हैं तो उन सबको कि कभी भी अगर इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है ना तो सिर्फ केयरफुल लेवलिंग से ही होगी. इंडेक्स एरर को रिलेट करने के लिए या तो इंडेक्स करेक्शन लगा दो या तो फेस ऑब्जर्वेशंस कर लो. इसके बाद नेक्स्ट देखो, तीसरा है एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल. अब बताओ, लाइन ऑफ कॉलिमेशन मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर नहीं है तो ये तो फंडामेंटल लाइंस हो गया ना. ठीक है, तो क्या करोगे, फेस ऑब्जर्वेशन पढ़िए यहां पे. एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बोथ फेस ऑब्जर्वेशंस. नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल. पहले होल्ड करो यहीं पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मस्ट बी परपेंडिकुलर, और इसके लिए एक टेस्टिंग करते थे, क्या, स्पायर टेस्ट. और अगर नहीं हो रही है तो इसके लिए कौन सा ऑब्जर्वेशन, फेस का ऑब्जर्वेशन करेंगे. तो यहां देखो क्या लिखा है, error to horizontal and perpendicular to the vertical can be eliminated by taking both face observations. Fifth one, error due to non-parallelism. पहले तो ये बताओ, पैरेललिज्म एक ही जगह पढ़ा आपने, कहां पे, लाइन ऑफ साइट और अल्टीट्यूड एक्सिस. ठीक है, तो ये भी हमारी फंडामेंटल लाइन, यहां भी फेस ऑब्जर्वेशन पढ़ो. यहां पे error due to non-parallelism of the axis of telescope level and the line of collimation can be eliminated by taking both face observations. ठीक है, आगे पढ़ो, error due to eccentricity of vernier, पढ़ चुके हो आप, can be eliminated by taking both vernier readings. अब लास्ट का दो जो है इसको देखिएगा, imperfect, error due to imperfect graduation. क्या है ये प्रॉब्लम, imperfect graduation का मतलब कि थियोडोलाइट का ना जो रीडिंग होती है, आप जानते हो कि उसकी एंगल जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है 20 सेकंड्स की, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. इतनी स्मॉल वैल्यू आपको दिखाई भी नहीं देती है. ठीक है, वर्नियर के थ्रू आप इसका मेजरमेंट लेते हो. अब ग्रेजुएशन जो मार्किंग होती है ना, वो हो सकता है यूनिफॉर्मली ना हो, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो, तो वो इम्परफेक्ट अगर ग्रेजुएशन है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वेरियस पार्ट ऑफ द सर्कल पे रीडिंग लेकर के उसको करेक्ट करते हैं. तो ये वाली पॉइंट यहां देखो, एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन can be eliminated by taking mean of several readings distributed over the different portions of the graduated circle. And we have a last one is the slip. You can see if the lower clamp is not properly clamped or the instrument is not firmly tightened on the tripod head, then error introduced is known as the slip, and this error also introduced when द शिफ्टिंग हेड इज लूज. हालांकि मैं स्लिप ऑलरेडी बता चुका हूं और इसका एक ही जरिया है रिमूव करने का, क्या, रीटाइटनिंग ऑफ द स्क्रू. ठीक है, तो ये यहां पे सारे एरर्स भी खत्म हो गए. मैंने थियोडोलाइट में सारी चीजें डिस्कस कर ली, तो मैं एक मिनट के रुकता हूं और आप इसको पहले अपने नोट में कंप्लीटली मेंशन कर लो. ठीक है, आप वीडियो को प्रीवियस जाकर के जहां पे भी आपको जरूरत पड़े वहां पे पॉज करके आप नोट डाउन करके प्रॉपर नोट्स बना लो कि थियोडोलाइट में आपने क्या पढ़ा है. इस पर्टिकुलर एरिया में आपको कई बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये पूरा ही थियोरेटिकल पार्ट है थियोडोलाइट. इसको यूज करते हुए हम लेवलिंग को आगे बढ़ाएंगे. इसको आप पहले लिख लीजिए फिर आगे बोलता हूं. पॉज करके लिख लो. आई होप कि आपको थियोडोलाइट समझ में आया होगा. ठीक है, अब ये जो थियोडोलाइट आपने पढ़ा ना, इसी को यूज करते हुए कई सारे टॉपिक है जो हम लोग आगे देखेंगे. लाइन ऑफ साइट क्या होती है, टूनियन क्या होती है, कैसे ट्राइपॉड होती है, सेंटरिंग होती है, अभी सब कुछ समझ चुके हो आप. ठीक है, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा. आज के लिए बस इतना ही. आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.